Yes. Hello everyone, a very good evening. अकाउंट्स के बाद आज ढीले हो गए तुम लोग. गुड इवनिंग एवरीवन. चलो देखो, अपना लास्ट वाले रिवीजन लेक्चर्स तक क्या हो गया था? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट हो गया था. अब अपन स्टार्ट करने वाले फोर्थ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको तो बचे हुए 3 यूनिट है अभी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. इसमें से सिक्स तो हवा है. क्या है? पता ही नहीं चलेगा कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें से. सबसे पहले बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने कितनी प्रॉमिस करी थी? दो. क्या मैं प्रॉमिस को एक के लिए ऑब्लिगेशन बोल दूं? हाँ. जब ये दो प्रॉमिस हुई उससे हमने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट की 10 कंडीशन फुलफिल करी तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद हमने ऑफर के बारे में पढ़ा, एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, कब रिवोक कर सकते कब नहीं, टाइप्स ऑफ ऑफर, कब वैलिड एक्सेप्टेंस होता है. उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जो, और अब ये लोग बोल रहे हैं अब हम मेन चीज पे आ रहे हैं कि जो आपने प्रोमिस करी उसका परफॉर्मेंस कब मानेंगे. तो ये टॉपिक है, यूनिट है जो बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू perform their respective promise unless such promises dispense with or excused under the provision of contract or any other law. बोले आपको एक तो परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा? ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा. इसलिए हमने ला दी कि सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकता है. एक तो हो सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट done what he has undertaken to do. Either of the parties has fulfilled their obligation अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम एंड द प्रिस्क्राइब मैनर. फॉर एग्जांपल पीवीआर मूवी में हमने बुक किया है टिकट और हम जाके वहां पे मूवी देख के आ गए. ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई. जब उसने प्रॉमिस किया आपको क्या? पिक्चर दिखाने का. और आपने क्या प्रॉमिस किया? टिकट के पैसे देने का. आपने पैसे दिए, उसने पिक्चर दिखा दिया, आपने देख के आ गए. क्या हो गया? परफॉर्मेंस होगी. एक और नेचर होता है इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कर दी. तो हम बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का पहला तरीका हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे वेर अ पार्टी हैज डन व्हाट ही हैज अंडरटेकन टू डू एंड आइदर ऑफ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब था. एक और चीज आ जाती है और वो लोग बोलते हैं कि सर ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए उसको भी ये लोग परफॉर्मेंस मार रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑफर प्रॉमिस किया था, जो प्रॉमिसर था, उसने ऑफर तो किया था परफॉर्मेंस का, बट प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया. यहां पे अपन एग्जांपल लेते थे, आपने टिकट तो बुक कर दी, आप खुद नहीं गए, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो मूवी देखी ही नहीं, मेरे टिकट के पैसे वापस दो. ऐसा होगा क्या? नहीं. उन्होंने अपना परफॉर्मेंस तो दे दिया, आप नहीं गए तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? ऑफर टू परफॉर्म कर दिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दिया या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दिया है. इस केस में भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. इसमें सिर्फ ये बोल रहे हैं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि जब वो ऑफर कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मूवी थिएटर में आपने बुक किया था कौन सा? वो रिक्लाइनर वाला, और वो लोग बोल रहे नहीं सर कोई रीजन की वजह से आपको फर्स्ट वाले रो में बैठना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया? कंडीशनल परफॉर्मेंस हो गया. तो ये कंडीशनल परफॉर्मेंस होगा तो तब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे क्या? नहीं. फिर इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. मूवी का टाइम क्या था? सुबह 9 बजे. स्टार्ट कब कर रहे हैं वो लोग? 10:30 तो भी आप उसको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानोगे क्या? नहीं. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, अगर गुड्स का केस है तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इट मस्ट बी फॉर अ होल ऑब्लिगेशन. आधी मूवी दिखा दोगे तो चलेगा क्या? नहीं. तो पहले तो वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं, पहले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या करेंगे? पार्टी ने अपने जो प्रॉमिस किया था वो क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया, अंडरटेक कर लिया अपनी ऑब्लिगेशन. और आइदर ऑफ द पार्टीज वो पर्टिकुलर टाइम, दोनों पार्टीज ने वो टाइम और मोड प्रिस्क्राइब जो था उसमें अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लिया, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया. दूसरा बोल रहे हैं अगर कोई भी एक पार्टी जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस किया है, वो पार्टी अगर दे रहा है परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है, अटेम्प्टेड दे रहा है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है, तो भी हम क्या मान लेंगे? परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज इन दिस केस जो ऑफरी है, जो प्रॉमिसी है, उसने रिफ्यूज करी है तो वो उसकी गलती है. इन दैट केस अपन ने एग्जांपल लिया पीवीआर मूवी का, अगर टाइम पे मूवी चल रही है आप नहीं गए तो आप अपना पैसा वापस मांग लोगे क्या? नहीं. क्योंकि उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उसने क्या कर दिया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया, आप नहीं गए, उसमें आपकी गलती है. इसके सिर्फ कुछ कंडीशन है. सबसे पहले क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. अगर गुड्स का केस है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, एंड इट मस्ट बी फॉर अ होल ऑब्लिगेशन. ये 4 कंडीशन याद रखना इन केस ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म. क्वेश्चन आएगा तो पहले तो लिखना पड़ेगा कि प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन बट द प्रॉमिसी
रिफ्यूजेस इट, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा कि सर इसमें 4 कंडीशन होती है, वापस बोल रहा हूं, मूवी का एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, रिकनाइलर से मैं फर्स्ट रो में बैठूंगा क्या, नहीं, इट मस्ट बी एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, और अगर गुड्स का केस है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, और होल ऑब्लिगेशन उसने परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये दो नेचर क्या हो गए अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, पहला हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया अटेम्प्टेड। उसके बाद बोल रहा है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट हैज मे बी परफॉर्म्ड। अभी एक प्रॉमिसर है और एक प्रॉमिस, ये आइडियल जनरल नॉलेज क्या बोलेगा आपका, हाँ सर जिसने प्रॉमिस किया वही परफॉर्म करना चाहिए। फिर इस पे उन्होंने दिया, सबसे पहले दिया प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट द प्रॉमिस विल बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, इन सच केस द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। इसमें अपन एक पेंटर राजू पेंटर का एग्जांपल लिए थे, राजू पेंटर बहुत महान पेंटर था, हमने उसको वॉल अपने घर की दिवाली में पेंट करने बुला लिए, हमने बोला ये कि अगर पेंट तू करेगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूं, इन दैट केस परफॉर्मेंस किसको करना पड़ेगा, प्रॉमिसर खुद को, कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस और विच आर फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। सबसे पहला जो आपके दिमाग में आ रहा है वही आंसर में क्या है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, प्रॉमिसर हिमसेल्फ से होना चाहिए, तो इट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे पर्सनल स्किल डिलीजेंस और जहां पे फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज, वहां तो मस्ट होता है कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आ जाता है कि सर पहले आपने बोल दिया प्रॉमिसर हिमसेल्फ, फिर हो सकता है कुछ कुछ केसेस में एजेंट भी कर दे, एजेंट पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉमिसर और इज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट टू पर्सन टू परफॉर्म इट। हमारे घर में एसी लगी है, एसी का मेंटेनेंस है, अपन ने फोन किया कंपनी वाले को, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया, आता कौन है, कोई दूसरा बंदा जो ठीक करके जाता है, वो कंपनी का क्या है, एजेंट है। किसके लिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए। अपने को पता है उसमें ज्यादा पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, एसी वो कोई भी किसी से भी मेंटेनेंस करा दे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, वेर कॉन्ट्रैक्ट जहां पर्सनल स्किल थी इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन एंड एंड हो जाए ऑन डेथ ऑफ द promisor. In that case other contracts the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform. पहले तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, हमारे राजू पेंटर, अगर राजू पेंटर ही गया तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अगर अदर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज आर बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। द लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देयरबाय इनहेरेंट फ्रॉम देम। अब आ गया सबसे पहला प्रॉमिसर हिमसेल्फ। हमने प्रॉमिसर हिमसेल्फ में बोला हमारा इंटेंशन था तो प्रॉमिसर ही करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है जो एक्सरसाइज करता है हमारी पर्सनल स्किल और डिलीजेंस की, और जो फाउंडेशन था उसमें कॉन्फिडेंस के बना हुआ था प्रॉमिसर को लेके, तो प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना चाहिए। दूसरी बात आ जाएगी एजेंट की, जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस एजेंट भी कर सकता है। फिर आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दो केस होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जिसमें पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व थी, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा अगर मेरा बंदा प्रॉमिसर मर गया तो। बट अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी लाइबिलिटी, उस जो बंदा मरा है, प्रॉमिसर मरा है, उसके कहां तक आएगी, उसके असेट्स तक ही आने वाली है। चलो 3 पॉइंट हो गए। फिर बोल रहा है कोई थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। When a promisee accept the performance of the third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger if accepted results in later than neither authorized not ratified the act of a third party. अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा राजू पेंटर वैसे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, बट कोई रमेश आके पेंट करके गया, सामने वाले ने कोई बोला नहीं, ठीक है बोले पेंट कर दे, पेंट कर दिया, सब कुछ हो गया। फिर क्या बोलेगा राजू से, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा क्योंकि किसने किया है, रमेश ने। ऐसा चलेगा क्या, नहीं। व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड इट, तो फिर आप कुछ रेटिफिकेशन कर सकते हो क्या बाद में, नहीं। तो व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर इन एनी केस. That is, performance by a stranger if accepted results in discharging the promise although the latter has neither authorized nor ratified the act of a third party. आपने जब enjoy कर लिए, ऑब्लिगेशन कोई कर रहा है, आपने वो बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए, बाद में आप उस पर कुछ नहीं एनफोर्स कर सकते जो ओरिजिनल प्रॉमिसर था उस पे। तो अगर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस देती है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते। फिर होता है जॉइंट प्रॉमिसर्स। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears, all such person must jointly fulfill their promise. याद आ रहा है अपन ने कहीं पढ़ा है ये,
jointly fulfill their promise. If any of them dies, his legal representative must jointly with the surviving partners. If all of them die, the legal representative of all. कहां पे पढ़ा था? करेक्ट। इसमें इन लोग बोल रहे हैं जहां जॉइंट प्रोमिसर्स हो रहे हैं उस केस में भी इन तीनों, अगर 3 जॉइंट प्रोमिसर है तो तीनों की लाइबिलिटी आती है। पहले तो जॉइंटली तीनों करना चाहिए, अगर एक मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बचे हुए दो मर गए तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बचा हुआ तीसरा, और तीनों मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। तो ये जॉइंट प्रोमिसर का केस हो जाएगा। वापस से एक बार रिवाइज कराता हूं, इसको मैं एकदम खींच के लेके जा रहा हूं क्योंकि तुमने ही बोला है 4th यूनिट में, इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं। वापस से आगे, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, सबसे पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है जहां पे परफॉर्म by the promisor himself, then in that case it must be performed by the promisor himself. फिर contract that involve the exercise of personal skill और diligence में personal confidence involve है तो वो भी उसको करना पड़ेगा। फिर agent आ जाएगा जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व एंड इट इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कोई एम्प्लॉय कर सकता है कोई कॉम्पिटेंट पर्सन को। फिर आएगा मरने वाला केस जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है पर्सनल स्किल इज फाउंडेड, इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स जहां पे प्रोमिसर डेड हो जाता है। तो और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा बट उसकी लाइबिलिटी कहां तक होने वाली है, जो डेड पर्सन है जो प्रोमिसर है उसके असेट्स तक होने वाली है। और 4th केस में आपने बोला थर्ड पर्सन अगर परफॉर्मेंस दे देगा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्रोमिसर। और अगर जॉइंट प्रोमिसर का केस है तो जॉइंट प्रोमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अप्राइज, मतलब अग्रीमेंट में कुछ अलग नहीं दिया है तो ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल, अगर कोई मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ फुलफिल करना पड़ेगा। फिर आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। इसमें देखो सबसे पहला हमारा क्या है, रिची रिच, सबको पता है कौन है। अब रिची रिच है वो क्या हो गया, गया, वो क्या हो गया, मर गया। अब क्या हो रहा है इसमें, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ मेरे को समझ में आ रहा है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके बच्चे पे चल जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ लॉ से हो रहा है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रोसेस ऑफ लॉ से हो रहा है। तो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लॉ से जितनी भी प्रॉपर्टी है, बेनिफिट्स और बर्डन किस पे जाने वाले हैं, उसके बच्चे पे। इन दिस केस ये क्या हो रहा है, हमारे कोई लॉ की वजह से पूरे प्रॉपर्टीज और ऑब्लिगेशंस ट्रांसफर हो रही है उस नीचे वाली हायरार्की में, वो फैमिली की। इन दैट केस हम बोलते हैं सक्सेशन हो रहा है। और असाइनमेंट के केस में अगर मेरे पास डेटर्स है, मतलब मेरे को इन लोगों से पैसे लेना है, कितने पैसे लेना है, 10,000 रुपए लेना है। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने ये असाइन कर दिए राइट्स किसको, वसूली भाई को। अब वसूली भाई ने ये राइट्स तो ले लिए, इसके पास क्या राइट आ गया कि जिससे मेरे को पैसे लेने थे 10,000, अब वसूली भाई ले सकता है। इन दिस केस वसूली ने भाई ने मेरे को जब भी मैंने ट्रांसफर करा उसने मेरे को कितने रुपए दे दिए, 9,500। सर कम क्यों दिए, वो फ्री में लेगा क्या आपके रिप्रेजेंट करके, नहीं, उसके पास राइट आ गया, उसको वहां पे फॉलो अप करना पड़ेगा, डेटर्स के पीछे पड़ना पड़ेगा, तो उसने 500 रुपए एज अ कमीशन ले लिया और मेरे को तभी के तभी 9,500 दे दिए। बट अब वसूली भाई विल रिकवर नाउ कितने, 10,000 रुपए फ्रॉम दीज डेटर्स। तो मैंने क्या कर दिए, अपने राइट्स को क्या कर दिए, असाइन कर दिए। ये लॉ की वजह से हो रहा है क्या, नहीं, ये मेरे विल की वजह से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने डेटर से नहीं रिकवर कर रहा हूं, आई असाइन माई राइट्स टू रिकवर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई डेटर्स टू वसूली भाई। इन दिस केस कोई लॉ से नहीं हो रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे हम, असाइनमेंट। ये है कंसेप्ट। अब पढ़ लो इसमें क्या दिया है, बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, then both burden and benefits attached to the contract may sometimes devolve on the legal hire. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of the father owed during his lifetime. सक्सेस के केस में अगर उसको उसके एस्टेट मिल रहे तो उसको लाइबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी और डेट्स भी वो ले सकता है। बट when debts exceed estate inherited by son, then he will not be called upon to pay the excess. अब जो उसको इनहेरिटेंस में मिला है, ट्रांसफर में मिला है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए के असेट्स मिले, बट उसके पापा ने रिची रिच को कितने पैसे देने थे मार्केट में, 1,20,000। सर असेट्स 1,00,000 के मिले, देने कितने, 1,20,000, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी ऊपर एक्सेस वाले 20,000 के लिए। ये लोग बोल रहे हैं जहां पे लाइबिलिटी एक्सेस हो ओवरकम कर जाती है असेट्स को, इन दैट केस एक्सेस आप नहीं ले सकते हो। लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। तो जितनी उसको प्रॉपर्टीज मिली है उन टू दैट एक्सटेंट वो हो जाएगी, उसका सन पर्सनली लाइबल होगा क्या, नहीं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन बट नॉट लाइबिलिटीज देयर इन। असाइनमेंट में देखो एक इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर असाइन। सक्सेशन में स्टेट और ऑब्लिगेशन
दोनों जा रही थी. This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else's obligation to repay the debt. ये बोल रहे हैं जिसको आपको अगर किसी की liability देना है, आप उसको नहीं असाइन कर सकते, आपको किसी को उससे लेना है तो असाइन कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, इफ अ क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस, ही देयरबाय एंटाइटल्स द असाइनी टू रियलाइज द डेट फ्रॉम द डेटर, बट वेयर द बेनिफिट इज कपल्ड विद लायबिलिटी और व्हेन अ पर्सनल कंसीडरेशन हैज एंटर्ड इनटू अ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन द बेनिफिट कैन नॉट बी असाइन. जहां पे भी बेनिफिट के साथ लायबिलिटी भी आ रही है तो कभी भी याद रखना लायबिलिटी आप असाइन नहीं कर सकते. लायबिलिटी सिर्फ आती है सक्सेशन के केस में, वो भी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. इस पे कभी भी ये लोग शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेना. पूरा इसमें समझा भी दिया है क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे ये कंटेंट है, इसलिए पहले बता दिया कि कंसेप्ट क्या है और फिर कंटेंट क्या है. एक और बार बोल दे रहा हूं, distinction between succession assignment में benefits of a contract are succeeded by the process of law. In case of succession, suppose a son succeeds to the estate of his father, after this he will be liable to pay the debts and the liabilities. But in case जहाँ पे debts excess हो जाती है उसकी inherited by assets से, तो in that case उसको excess pay करने की जरूरत नहीं होने वाली है. liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. फिर आएंगे हम assignment में. assignment के केस में मैं benefits assign कर सकता हूँ but not the liabilities. liabilities assigned to a third party who gets involved therein, thus a debtor cannot relieve himself, इसलिए liability ये लोग नहीं कर सकते. on the other hand, if अगर creditor assign करता है benefit and he thereby entitles to realize the debt from debtor, but where the benefit is coupled with, मतलब कोई benefit के साथ liability भी है, तो उस केस में liability वाला पार्ट आप assign नहीं कर सकते हो, cannot be assigned. जब आप रिवाइज करोगे तो देखो, अगर तुमने रेड वर्ड्स भी पढ़ लिए तो आपको पूरे की वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे. आई जस्ट नीड गाइस कि तुमको कंसेप्ट समझ जाए, तो तुम थोड़ा तो, चलो मेरे को पता है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं मार पाओगे, बट जो ये रेड वर्ड्स है वो लिख दोगे ना अंडरलाइन मार के, तो आपको मस्त मार्क्स मिलने वाले हैं. इसके बाद हम देखने वाले हैं लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी. अब जॉइंट प्रोमिसर में कौन है? राजू, श्याम और बाबू भैया. इन दिस केस इनको क्या करना है? जॉइंट एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे. किसको? जिससे उनको फॉर एग्जांपल लोन लिया है, और ये लोग क्या है? जॉइंट प्रोमिसर है. तो पहले सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? ये है जॉइंट एंड सेवरली लायबिलिटी. मतलब पहले तो जॉइंटली मांग सकता है इन तीनों से कि मेरे को मेरा पैसा दो. अगर ये लोग नहीं दे ले जॉइंटली, तो क्या एक इंडिविजुअल लादू ते भी मान सकता है क्या? हाँ, तो ये लादू ते भी मान सकता है. अगर लादू और त्याम दोनों ते मान सकता है, बाबू भैया ते नहीं मान सकता है, हाँ ये राजू और ताम ते भी मान सकता है. तो इन दैट ते जहां पे भी ये बोले था आई वांट माय मनी बैक, मैं तो मेरा पैसा दो, तो ये जॉइंट एंड सेवरली लायबिलिटी आ जाएगी. इन दैट केस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वर्ड फिर बोलेंगे. एक कंसेप्ट आएगा सेक्शन 42 में, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज. फिर इफ अगर इट इज नॉट डिस्चार्ज, तो एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. ये जो स्टेटमेंट है ना, इस पे ही आगे के सेक्शंस है. पहले ये बोल रहा है जॉइंटली मांग सकता है या सेवरली भी मांग सकता है. इसमें पहले सबसे बोल दिया अगर जॉइंट लायबिलिटी नहीं दिया तो एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में भी कंपेल्ड टू परफॉर्म. हमने पढ़ा था कि अगर लादू ने पैसा दे दिया तो लादू, श्याम और बाबू भैया दोनों से पैसा कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है. अगर राजू और त्याम ने दिए तो ये दोनों मिलके किसका? बाबू भैया का कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकते हैं. तो इसमें उन्होंने वही बोला है, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन. और इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो he does not discharge the other joint promisor, or joint promisor neither does it free the joint promisor so release from responsibility to the other joint. अब अगर ये जो हमारा तोतला सेठ है उसको तित पे दया आ गई, बाबू भैया पे अगर दया आ गई और इसने बोल दिया मैं तो रिलीज चलता हूं, मैं तेरे पैसे नहीं मानूंगा, अगर वो सिर्फ पैसे राजू और थाम थे मान रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने रिलीज कर दिया है तो राजू और शाम बाबू भैया का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते हैं. सिंपल सा लॉजिक है. वापस बोल रहा हूं, हमेशा प्रिंसिपल याद रखना, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी रहेंगी. पहले जॉइंटली मांगेंगे, अगर वो डिवोल्यूशन नहीं होता है जॉइंटली तो वो सेपरेटली किसी से भी मांग सकते हैं. अगर किसी से मांग लिया, एक बंदे से मांगा, तो बचे हुए से कंट्रीब्यूशन ले सकता है. अगर जिसको पैसा लेना था हमारे तोतला सेठ को, अगर उसने एक जन को बोल दिया आई रिलीव्स यू फ्रॉम द लायबिलिटी, दैट डजंट मीन कि जो बचे हुए प्रोमिसर है वो उससे पैसा नहीं मांग सकते हैं. ये याद रखने का. एक एक करके सेक्शन देखते हैं. ये पूरा कंसेप्ट है. सबसे पहले जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी नहीं हुई, इफ दे डू नॉट डिस्चार्ज इट, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन. अगर लॉस हो रहा है तो फिर कंट्रीब्यूशन जो है उस हिसाब से करना पड़ेगा. इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर. सबसे पहला आगे सेक्शन 42
42 सेक्शन 42 में क्या दिया है देखो, डिवोल्यूशन इफ टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस ऑर्डिनरी ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली परफॉर्म्स द प्रॉमिस आफ्टर दैट ऑफ एनी वन ऑफ देम, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आफ्टर दैट ऑफ द लास्ट सर्वाइवर ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल, अगर सभी मर गए तो ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल द को ओरिजिनल को प्रोमिसर्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जॉइंटली, जॉइंटली के लिए बोले सबको मिलके, ऑर्डिनरी ऑल शुड जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, अगर एक मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको, और बचे हुए सर अगर पूरे लास्ट सर्वाइवर भी मर गया तो क्या बोल रहा है, सबके जॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली करेंगे। ये हो गया सबसे पहला सेक्शन 42 के हिसाब से डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। फिर बोलते हैं एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल टू परफॉर्म, टोटला सेट को लग रहा है नहीं मैं किसी एक से भी मांग सकता हूं क्या, हाँ क्योंकि ये लोग जॉइंट एंड सेपरेटली लाइबल है। हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये कौन है, जॉइंट एंड सेपरेटली लाइबल है। In the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole promise। हाँ, जब जॉइंट प्रॉमिस किए थे तो इन्होंने एग्रीमेंट ही कर दिया था कि आप है ना हमारे एक से नहीं मांग सकते, हम एक पे आप बर्डन नहीं दे सकते, तो इन दैट केस नहीं मांगेगा, इसलिए उन्होंने क्या दिया, इन एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। हम वापस यही तो पढ़ रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में वो कंडीशन डाल दी तो कोई टेंशन की बात तो है ही नहीं, बट जनरल सिनेरियो में वो किसी से भी मांग सकता है। ईच प्रोमिसर में कंपेल contribution, each of two or more joint promiser may compel contribution equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intends। वापस से बोला, अगर contrary कुछ आपने एग्रीमेंट में दिया है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। if one of the joint promiser is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others। अगर एक बंदे ने पूरा परफॉर्मेंस दिया है तो बाकी सबसे कंट्रीब्यूशन ले सकता है। The remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal shares। अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है, शेयरिंग ऑफ लॉस हो रहा है तो फिर इक्वल शेयर में देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन टू 40 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योर्ड अकाउंट ऑफ द पेमेंट। ये लोग बोल रहे हैं अगर इस केस में कोई श्योरिटी रहेगा तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से पैसा रिकवर कर सकता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है। तीन लोगों को पकड़ेंगे, बोल देंगे इसने इससे पैसा, पहले क्वेश्चन पूछेंगे कौन लायबल होगा तो आपको लिखना पड़ेगा जॉइंटली एंड सेवरली। फिर बोलेंगे किसी एक से मांग सकता है क्या, हाँ बोलेंगे अनलेस एंड अनटिल अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, वो एक से मांग सकता है क्या, जिससे मांगा वो दूसरे लोगों से कंट्रीब्यूशन कंपेल कर सकता है क्या, आप बोलोगे हाँ। बार बार क्वेश्चन आता है, इसके वर्डिंग्स अच्छे से करके जाना। अब कभी भी बिना रिवीजन बिना क्लास के भी अगर बुक खोल के देख लोगे तो कंसेप्ट तो समझ ही जाएगा, ऐसा करके दिया है। तो इसमें फिर ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। अगर अपन ने देखा होगा हर एक इसके बाद मैंने कंसेप्ट करके कुछ डाला है जिससे आपको समझ में आ जाए और वापस से रिकनेक्ट हो जाए कि इस पे क्या डिस्कशन हुआ था। इसके बाद अब सेल्फ स्टडी करना है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। डिवोल्यूशन, इसके बाद आएगा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। इफ टू और मोर जॉइंट ऑर्डिनरी ऑल ऑफ देम, ये हो गया राइट्स ऑफ, ये हो गया है रिपीटेड है। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिस, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स कंटेन सेक्शन अनलेस अ कंटेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट बिटवीन देम एंड बिटवीन हिम एंड देम ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। वो बोल रहे हैं एक दूसरे में रहते हैं, अगर एक मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिस ये होता है, ठीक है। अब बोलते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अपन का यूनिट का नाम क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन से दो तरीके देखे, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, या टेंडर टू परफॉर्म्स या ऑफर टू परफॉर्म्स, ऐसे टाइप का देखा, जिसमें फिर उन्होंने बताया कि सर जॉइंटली क्या होता है, वो भी उसके प्रोविजन पड़ रही है। अब बोल रहे टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए, इजी। टाइम फॉर परफॉर्मेंस प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो क्या है रीजनेबल टाइम। फिर उन्होंने बोला टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, पूरा हेडिंग पढ़ोगे और विद इन रेड वर्ड्स पढ़ोगे। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। जब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट टाइम दिया हुआ है। तो जो उन्होंने बोला है जो स्पेसिफाइड है वो सर्टेन डे पे विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स of the business. Application for performance of certain day to be proper as a proper time and place. Date दे दिया, time दे दिया, place दे दिया। तो certain day the promisor has not undertaking without application of promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hour of business। फिर बोल रहे हैं place for the performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। यहाँ पे without application and no place is fixed, the duty of the promisor to apply, appoint a to promise to appoint a reasonable place for the performance of the
प्रॉमिस, ठीक है। लास्ट आ जाता है परफॉर्मेंस इन मैनर एट और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी। तो वो बोलते हैं अगर मैनर और टाइम स्पेसिफाइड है तो उसके हिसाब से फॉलो कर देना। कुछ नहीं है, जो हेडिंग है ना उसके हिसाब से करना है, जहां पे नहीं है कुछ तो क्या करना है, रीजनेबल वहां पे डालना है। और रीजनेबल सब्जेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, रीजनेबल क्या होता है तो वो डिपेंड करता है, वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। आपको इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आया भी वैसे इस पे तो समझ जाएगा कि ये रीजनेबल नहीं था, वो ऐसे ही दे देते हैं, रात को 2 बजे बता देंगे तो आपको क्लियर कट बोलेगा कि हमारा प्रोविजन तो बोलता है अगर कुछ नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजंस। ये ऑर्डिनरी बिजनेस केस में रात को 2 बजे इज नॉट अ रीजनेबल टाइम, सो इसको परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। फिर आगे बढ़ गया, बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, 2 प्रॉमिसेस है। तो ये लोग बोलेंगे जब तक वो नहीं इंटेंशन करेगा तुम मत करना, अब झगड़ा चालू हो जाएगा। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। भैया सामने वाला पैसे देने को रेडी नहीं है तो मैं टिकट दूंगा क्या, नहीं। तो वो बोल रहा है वो रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली perform. No promiser needs to perform his promise unless the promise is ready and willing to perform. Order of performance of reciprocal promises, सबसे पहले अगर बोले expressly fixed कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट में तो वो ऑर्डर होना चाहिए, they shall be in that order, if not then in the nature of the transaction requires। आप समझोगे कि आपको फॉर एग्जांपल कहीं कहीं केसेस में रिक्वायर्ड होता है कि आपको पहले एडवांस में पैसा देना होता है, कुछ कुछ केसेस में आपको पता है कि पहले सर्विस आएगी और फिर हम पैसा देने वाले हैं। टिकट मूवी देखने जा रहे हो, बुक कर दिया तो पेमेंट क्या कर दिया, एडवांस में। कौन से लोगों ने मूवी देखी है जो मूवी देखने के बाद पैसे दिए हैं, नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दिया तो वो हिसाब से। फॉर एग्जांपल अपन अगर इमेजिका ट्रिप में जा रहे हैं, अगर अपन इमेजिका ट्रिप में जा रहे हैं, अगर आपने एक्सप्रेसली बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सप्रेसली बताया तो जैसे मूवी का हमको पता है कि ट्रांजैक्शन ऐसा रिक्वायर करता है कि पहले हमको पैसा देना पड़ता है, तो इन दैट केस आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इन प्लेस। द लाइबिलिटी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इस देखो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस था बट एक पार्टी ने सामने वाले को प्रिवेंट कर दिया, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, जो प्रिवेंटेड था। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई जब वो परफॉर्मेंस देने आया आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, हो सकता वापस मैं बता रहे अपने क्लास में पढ़े थे, मैं गुड्स डिलीवरी करने आया, आपने अपना वेयर हाउस ही नहीं खोला, तो इस इन दैट केस मैं क्या करूंगा, अवॉइड कर दूंगा और फिर क्या करूंगा, कंपेंसेशन भी ले लूंगा अगर मेरे को कोई लॉस हो रहा है आपकी ये हरकत से। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिसर व्हिच विल बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सेक्शन 54 व्हेन द प्रॉमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट, if the promiser who has to perform his promise before the performance of the other promiser falls, he cannot claim performance unless and until वो खुद कर देता है। अगर डिपेंडेंट है तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। Effect of failure to perform at a time fixed in a contract in which time is इसेंशियल। अब यहां पे बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल था और आपने वो विद इन दैट टाइम परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज बीन बिकम्स voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that the time should be essential of the contract। और बहुत सारे केसेस में डेफिनेटली टाइम इसेंशियल होता है। इन्होंने बोल दिया एक्सप्रेसली भाई टाइम इसेंशियल है, अगर आपने ये टाइम तक नहीं दिया तो इट विल मेक नो सेंस, क्योंकि मेरे को वो पार्टी को तो पहुंचाना है। तो फिर ये लोग बोलेंगे कि अगर वो टाइम इसेंशियल है तो अब वॉइडेबल बन जाता है, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको करना है एक्सेप्ट करना है तो कर ले, नहीं तो क्या कर दे, अवॉइड कर दे। Effect of such failure when time is not essential, it was not the intention the अगर time essential नहीं है और थोड़ा सा क्या हो रहा है वो time के बाद दिया है तो it does not become voidable but the promisor is entitled to compensation। आप अगर को पता है कि अपने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भाव हर हफ्ते में चेंज होता है, अब अपन ने बोल दिया आप मुझे सैटरडे में डिलीवरी देना, संडे को मेरे को किसी और को बेचना है, मंडे से प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा। अब पहले केस में जहां पे टाइम इसेंशियल अपन ने पहले से ही एक्सप्रेस कर दिया था और उसने सैटरडे को डिलीवरी नहीं दी, मेरे को उसको मंडे को खरीदना पड़ा, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है यार खरीदना तो पड़ रहा है, प्राइस बढ़ गया
तो मैं उससे कंपेंसेशन ले लूंगा क्या? हाँ, सिंपल सा लॉजिक बैठाना यहाँ पे कि जहां पे भी टाइम इसेंशियल हो ना हो, अगर इसेंशियल टाइम था तो मेरे पास एडिशनल राइट क्या है, उसको अवॉइड करने का। कंपेंसेशन तो मैं दोनों केस में लूंगा। अगर टाइम इसेंशियल नहीं था तो मैं अवॉइड तो नहीं कर सकता बट कंपेंसेशन ले सकता हूं। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन agreed upon contract voidable promisor failure if to perform his promise at the time agreed the promisee except promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agrees unless at the exception he give notice to the promisor of his intention to do so। बोले उसने टाइम पे नहीं किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में आप रोना गाना नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने उसको बता दिया पहली एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस की आई इंटेंड टू टेक कंपेंसेशन फ्रॉम यू। सिंपल सा लॉजिक है, ये तीनों पैराग्राफ्स का सिंपल दिमाग लगाना। टाइम इसेंशियल है, अगर टाइम के विद इन टाइम नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो वॉइडेबल बन जाता तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और क्लेम कर सकते हो कंपेंसेशन। टाइम इसेंशियल नहीं है एक्सप्रेस तो इन दैट केस आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। और थर्ड केस में जहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ बोला ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपने जब एक्सेप्ट किया और बोला इंटेंड टू टेक कंपेंसेशन फ्रॉम यू, इन दैट केस फिर आपको कंपेंसेशन लेना पड़ेगा, आप कंपेंसेशन ले सकते हो। फिर आ गया हमारा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। आइडियली आपको समझ में आएगा सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी रही, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे थे सर तभी पता था कि वो क्या है, इम्पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूं अपनी क्लास वी स्मार्ट कहां लेने वाला है, चांद पे। लॉ की क्लास कहां लेने वाला है, चांद पे। देखो आपको पता है सर हमारा गगनयान तो अभी पहुंच रहा है बट क्लास हो पाएगी क्या, नहीं। तो ये आपको पता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है और इफ इट इज नोन टू द पार्टीज, पार्टीज को पता है तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर बोल रहा है इनिशियल इंपॉर्टेंट इफ नोन टू द प्रोमिसर, ओनली एक पार्टी को पता है तो प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपेंसेशन। क्यों, जब तेको पता था कि ये इम्पॉसिबल एक्ट था, मुझे नहीं पता था कोई भी रीजन की वजह से, आपने कॉन्ट्रैक्ट फिर भी किया और मेरे को साला वहां पे नुकसान हुआ तो मैं क्या करूंगा, कंपेंसेशन क्लेम कर सकता हूं। इफ अननोन टू द पार्टीज, दोनों को नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, वॉइड। सबसे पहला कोई नहीं, तीनों इनिशियली जो इन्होंने बाइफर्केशन किया है आइडियली तो वो वॉइड होगा। फिर बोला है देखो भाई इस केस में इफ नोन टू द पार्टीज, दोनों पार्टी को पता था तो वॉइड है, दोनों पार्टी को नहीं पता था तो भी वॉइड है, और एक पार्टी को पता था, पता होने के बावजूद वो क्या किया, इम्पॉसिबल एक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में। हमारा इसेंशियल्स बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए। ये पता होने के बावजूद भी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में आया तो फिर वो दूसरी पार्टी उससे कंपेंसेशन ले सकती है। फिर बोलता है व्हेन द पार्टीज एग्री अपॉन doing of the something which is obviously impossible in itself, the agreement will be void, impossible in the nature of things। फिर आ गए ये लोग सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। हम जो मैरिट में पार्टी देते हैं क्लास के बाद, उसमें गेस्ट कौन थी, दीपिका पादुकोण। बट ये गेस्ट कुछ नहीं हो पाई क्योंकि हमारे मैरिट के हॉल में क्या लग गई, आग। पहले हॉल था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एट दैट टाइम ऑफ टाइम क्या वहां पे पार्टी करना पॉसिबल था, हाँ। बट अब कोई ऐसा इवेंट हो गया, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई जिसकी वजह से अब वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में आ जाता है और वो भी क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो वापस बोल रहा हूं, इन द इनिशियल स्टेज अगर इम्पॉसिबल होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही बनता क्या, नहीं। वो कहां फॉल हो जाता, यहां, जो क्या हो जाता, वॉइड। यहां पे क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली वो इम्पॉसिबल हो रहा है, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। क्वेश्चन पूछ लेगा पार्टी के कंट्रोल में था तो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी होगी क्या, नहीं। आपको लिखना है बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन। क्या लिखोगे, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। Possible when it is made but subsequently some event happens which renders the performance impossible or unlawful। उसी को उन्होंने थोड़ा लूसिड लैंग्वेज में लिखा है, it is also called post contractual impossibility। The effect of such impossibility is that it makes the contract void and the parties are discharged from further performance of कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टी के, देखो इट वाज बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, और ये ऐसा हो गया है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे पॉसिबल था और बाद में पॉसिबल नहीं रहा। इन दैट केस क्या होगा, इसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये वर्ड्स लिख के आ जाओगे तो मजा आ जाएगी। पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। इन दिस केस डिस्चार्ज हो जाता है
फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो फिर आ गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड आल्सो सम अदर थिंग्स व्हिच आर इलीगल। अब हमारी रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो है, बट उसमें से कोई चीज क्या है, लीगल है, कुछ चीज क्या है, इलीगल है। व्हेन द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिसेस इज वैलिड बट द सेकंड इज वॉइड, जहां पे लीगल है वो क्या हो जाएगा, वैलिड, और जहां पे इलीगल है वो क्या हो जाएगा, वॉइड। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एक और आ गया इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तुमको याद होगा, इतने अच्छे से समझाया था। सबसे पहले अगर बताया है एक्सप्रेसली तो वो फॉलो करो, बताया किसने, जो पेमेंट दे रहा है उसने, अगर नहीं बताया तो जो पेमेंट ले रहा है वो कर सकता है। और थर्ड केस क्या था, अगर शक हो रहा है, उन्हें पता है कि बताया नहीं है बट इंप्लाइड ऐसा लग रहा है कि उसने सेम अमाउंट का दिया है, तो वो करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, समटाइम्स अ डेटर ओन सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर। ये तो तभी होगा ना जब एक डेटर एक क्रेडिटर को बहुत सारे डेट्स ओन करता है। अगर बंदे को सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन का पेमेंट करना है तो उसमें क्या अप्रोप्रिएशन। ये लोग बोल रहे हैं समटाइम्स अ डेटर ओन सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल डेट्स। एक और बात बता रहा हूं, 10 ट्रांजेक्शन है, टोटल वैल्यू है 10 लाख और बंदे ने पेमेंट कर दिया 10 लाख, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का इश्यू आएगा क्या, नहीं। ये लोग बोल रहे हैं जहां पे पेमेंट वो ऐसा करता है विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स, इन दैट केस अप्रोप्रिएशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो 59 टू 61 सेक्शन में दिया है, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इंडिकेटेड है। सेकंड आ जाएगा नॉट इंडिकेटेड, फिर आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेदर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। सबसे पहला अगर इंडिकेटेड है, वेयर डेटर ओनिंग सेवरल डेट्स डेब्ट टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट, एक्सप्रेसली इंटीमेट कर देता है और अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग, यहां पे कवर हो जाता है ना सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग, जहां पे अगर वैल्यू मैच हो गई है तो क्या हो रहा है, सर्कमस्टांसेस इंप्लाइड हो रही है दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, तो फिर इट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। मैंने बहुत टाइम दे दे के ये लाल लाल हरा लाल रंग किया है भाई, तो इसमें देखो डेटर सेवरल डेट्स है, मेकिंग अ पेमेंट, एक्सप्रेस इंटीमेटेड, सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग, अप्लाइड टू द डिस्चार्ज, अप्लाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ, जहां पे नॉट इंडिकेटेड तो ओमिटेड टू इंटीमेट नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड, ओमिट भी कर दिया, बताया भी नहीं, ना ही वैल्यू मैच हो रही है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, तो बोल रहे हैं इन दिस केस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन, जिसको पैसा आया वो अपने डिस्क्रिशन पे कर सकता है, टू एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेर इट इज रिकवरी और इट इज नॉट, देखो वेर इट इज रिकवरी इज और इज नॉट बाय लिमिटेशन और फोर्स, अगर वो लिमिटेशन से बार्ड हो जाता तो भी वो एडजस्ट कर सकता है। और फिर बोल रहा है हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू द डिस्प्यूटेड डेब्ट, हाँ अगर उसने पेमेंट किया है, वो बोल रहे हैं जिसको पेमेंट मिला है इंटेंशन नहीं था तो वो अपने मन से एट हिज ओन, मन से क्या लिखोगे, एट हिज ओन डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकता है। इन दैट केस वो लोग बोल रहे हैं सबको अप्लाई कर सकता है, बट याद रखना अगर कोई पर्टिकुलर डेट में अगर हमारा पेमेंट डिस्प्यूटेड डेट में आ जाता है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकता है। और लास्ट हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर ऑफ द पार्टी appropriates, in this case हम बोल रहे हैं कि neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge in order of time, whether they are or not time by law in force or the time where limitation of suits debts are equally standing, the payment shall be applied each proportionately। अगर सेम ही डेट का है तो आप क्या करोगे, वैल्यू से प्रोपोर्शनेट कर दोगे। ठीक है, अप्रोप्रिएशन पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, केस स्टडी अच्छी बनती है इस पे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज देनी है, आपको पहले प्रोविजन देना है, फिर केस का एनालिसिस करोगे कि क्या हुआ है, फिर अपना कंक्लूजन बताओगे। वो लोग पूछते हैं, पहले बोल देंगे कि इंटेंडेड था तो इंटेंशन इतना पैसा देना, इस पे एडजस्ट करना चाहिए, फिर बोल देंगे इंटेंशन नहीं था, और इंटेंशन नहीं था और बोलेंगे ये टाइम बार्ड था, तो बोले अपन को पता है नॉट इंडिकेटेड है तो सब में कर सकता है, टाइम बार्ड छोड़ देना, और डे जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड डेब्ट है तो फिर बताएगा कि सर अप्रोप्रिएशन कोई भी पार्टी ने किया नहीं, तो बोलते हैं हम टाइम के हिसाब से कर लेंगे, और टाइम के हिसाब से फिर आप कैसे भी कर सकते हो, वेदर और दे आर और आर नॉट बाय द टाइम लॉ इन फोर्स। बट ये बोल रहे हैं अगर इक्वल स्टैंडिंग है, सभी दिया है, अभी तक इन्होंने इतना डीप में पूछा नहीं है कि इक्वल वैल्यू दे दी और आपको प्रपोर्शनेट करने बोला है। मैं तो चाहता हूं कि 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ लें और तुम लोग बढ़िया से करके, और क्या करना है, रेशियो लगाना है वैल्यू का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ
बोथ द पार्टीज। अब आपको समझ में आएगा सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और इस केस में हम लोग ये अब डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों पार्टी ने आपसी सहमति से बोल दिया अब हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। इसमें बोल रहे हैं जहां पे द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज है ये होगा नोवेशन, रेसिशन और अल्टरेशन। जहां पे इफेक्ट ऑफ नोवेशन होता है इफ द पार्टी एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसाइन और ऑल्टर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अगर वो बोल रहे हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे या उसको ऑल्टर कर देंगे या उसको रिसाइन कर देंगे तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं होता है। फिर बोलेंगे इफेक्ट ऑफ नोवेशन क्या होता है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द old, a party to a contract may substitute for a new contract of a old, the old contract is discharged and consequently it need not to be परफॉर्म। इससे क्या होगा, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाके वो क्या हो जाएगा, नोवेशन हो जाएगा। इससे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है। दस इन अ केस वेयर देयर इज बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सटेंशन ऑफ सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज द कंसीडरेशन म्यूचुअली बीइंग डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वापस से नोवेशन में क्या होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता है जो सब्स्टिट्यूट कर देता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को। जब नोवेशन होता है तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। हमारा प्रिंसिपली तो इसमें है बेस्ड कि अपने को म्यूचुअल एग्रीमेंट की जरूरत है, तो नोवेशन तभी हो सकता है जब पार्टीज में क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। अब आएगा इफेक्ट ऑफ rescission. A contract did also discharged by rescission when the parties to a contract agreed to resign it. The contract need not to be performed. Only the old contract is cancelled and no new contract. अब novation also involves rescission, but in novation and rescission the contract is discharged by म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब मैं बताता हूँ नोवेशन में क्या होता है ना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को दोनों मिलके क्या कर देते हैं, रिसाइन कर देते हैं। अब से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। रिसिशन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने वाले हैं। फिर आएगा इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसिशन सो आल्सो इन केस वेयर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट party to a contract agree to alter it, the original contract is rescinded with the result need not to be performed। ये लोग बोल रहे हैं अगर ऑल्टर्ड कर दिया आपने म्यूचुअल, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की चेंज कर दी तो वो आ जाएगा ऑल्टरेशन के अंदर। और ये इफेक्टिंग ऑफ अ न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज वेरी स्लेंडर। नोवेशन में आप बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट खारिज करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप उसकी जगह खारिज नहीं करते, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ऑल्टरेशन और नोवेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसका डिफरेंस बहुत स्लेंडर है। फिर आता है प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ। अब देखो एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और में एक्सटेंड द टाइम फॉर सच प्रॉमिस परफॉर्मेंस और में एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट्स एनी सेटिस्फेक्शन विथ ही थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। वो बोल रहे हैं देखो परफॉर्मेंस की बात है तो प्रोमिसी के ऊपर है, प्रोमिसी ने वेव कर दिया, रेमिट कर दिया तो वो उसकी मर्जी है, या बोल रहा है कि ठीक है फुल परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, होल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं हुई है, जितनी भी हुई है उससे आई एम सेटिस्फाइड, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, तो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अब मेरे को परफॉर्मेंस देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। फिर आएगा रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। restoration of benefit under a voidable contract, the law when a person at whose the option a contract is voidable resigned is। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट voidable होता है तो मेरे पास क्या दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उसको अवॉइड कर दूं, रिसाइन कर दूं, या फिर उसको वैलिड बना दूं। तो जब मैं रिसाइन करता हूं द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस contain in which the promisor the party resigning avoidable contract shall if he has received any benefit thereunder from the other party to restore such benefit। ये कितना लॉजिकल है, आपके पास ऑप्शन तो था अवॉइड करने का बट अवॉइड आप कर रहे हो, आपको कोई अगर बेनिफिट मिला है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से जो क्या है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेजेस अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, मतलब subsequently void, bound to restore it or to make compensation for it or to a person from whom it is received it। अब ये सब चीज में आपको तो क्या लॉ में आपको तो लॉजिक बता देना चाहिए भैया, आप तो पहले अवॉइड कर रहे हो या फिर कोई वॉइड एग्रीमेंट था उसमें अगर आपको कोई बेनिफिट मिला तो आपको उसको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को रिस्टोर करके देना है। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ
आपने बोला है सर रिसाइन कर सकते हो, जिससे मेरे को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं होती है, जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। आगे अपन पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो कवर हो जाएगा। बट बोल रहे कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन भी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कैन बी रिसाइंडेड, यस सर, बट रेसिशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी इन द सेम मैनर एज अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड अंडर सेक्शन 4। अपन ने देखा था सेक्शन 4 में प्रपोजल कम्युनिकेट कैसा होता है, बट द रिसीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये हो गया। सिमिलरली अ रिसीजन में बी रिवोक्ड इन द सेम मैनर। आपने ऑफर किया था, एक्सेप्टेंस किया था, वहां पे अपन ने रिवोकेशन की भी बात करी थी, बोले आप सेम चीज रिसीजन पे भी लगा सकते हो। आपको अगर रिसाइन करना है तो उसको बता दो, हाँ उसके पहुंचने के पहले अगर आपको क्या करना है, रिवोक करना है, तो आप रिवोक भी कर सकते हो। इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, जहां पे डिपेंडेंट है किस पे, प्रोमिसी पे। प्रोमिसर तो आ गया परफॉर्मेंस देने में, बट जब परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी का सर्विसिंग, हमने घर पे होम सर्विसिंग बुलाई, वो बंदा आ गया, मैंने टू व्हीलर ही उसको प्रोवाइड नहीं करी। इन दिस केस इफ द प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट देयर बाय। वैसे तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आप क्या बोल देंगे, इसने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी। मैं बोल रहा हूं अगर आपने रीजनेबल फैसिलिटीज उसको नहीं दी जिस पे डिपेंडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते हो, एंड ही कैन निग्लेक्ट दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। फिर आ जाएगा डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी अपन ने थोड़ा बेस ऑलरेडी पढ़ चुका है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जब दोनों की प्रॉमिस अब खत्म हो जाएगी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस ही हो गया, जो दोनों प्रोमिसेस थे, आपने मूवी की टिकट बुक करी, पेमेंट दिया, मूवी देख के आ गए, दोनों ने अपने परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। 5 तारीख को अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। आपने फीस भरी, मैंने 60 डेज की बात करी थी, काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज। बट ये डिस्चार्ज कोई रिसाइन से हुआ है, नोवेशन से हुआ है, अल्ट्रेशन से हुआ है, क्या नहीं, काय से हुआ है, परफॉर्मेंस से हुआ है। When parties fulfill their obligation arising under the contract within the time and the manner prescribed, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड और टेंडर। हमने पहले ही ऊपर पढ़ा था कि परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है, 2 तरीके से। भैया एक्चुअल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन प्रद्युम्न नहीं आ रहा है, तो फिर भी वो डिस्चार्ज हो जाएगी मेरी परफॉर्मेंस। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि अटेम्प्टेड टेंडर टू परफॉर्म्स भी इसमें कवर हो जाता है। फिर बोलते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिसाइन और रेमिट और ऑल्टर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इट नॉट टू बी परफॉर्म। द प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। म्यूचुअल एग्रीमेंट में आगे बोलते हैं अब डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो हमने रिसाइन कर दिया। अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने की नहीं है, हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, हमने नोवेशन कर लिया। अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन से डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑल्टर कर दिया, हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट से ओल्ड वाले टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्चार्ज कर दिया है। फिर बोलते हैं थर्ड वाला, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वेरी सिंपल, जो आपने वादा किया था, इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो रही स्टार्टिंग से, it may be impossibility ab initio, alternatively it may be supervening impossibility which take place owing to change in law, destruction of the subject matter, the non-existence or non-occurrence of particular state of thing which was nationally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerous malady, the declaration of वॉर। ये लोग बोल रहे हैं देखो अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही हो गया, और क्या रीजन से हो गया, चेंज ऑफ लॉ के वजह से हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की वजह से हो गया। अब वापस से आता हूं मेरे रिपेयरिंग ऑफ माई गाड़ी के एग्जांपल में, मेरी गाड़ी का रिपेयरिंग तो करवाना था नेक्स्ट डे, आज रास्ते में जाते जाते खड़ी थी और किसी ने आके उसको ठोक दिया। काय का रिपेयरिंग, जब गाड़ी पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। रिपेयरिंग किसका करना था, गाड़ी का, गाड़ी वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्विस ऑफ रिपेयरिंग। जब डिस्ट्रक्शन गाड़ी का ही हो गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा अपने आप, और ये मेरे को पता था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी हो रही है। फिर बोलता है स्टेट ऑफ थिंग्स, अगर नॉन ऑकरेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ थिंग्स का हो गया, अब मेरी गाड़ी आने वाली है कहां से, चाइना से। मैंने क्या मंगाई है, गाड़ी जो चाइना से आएंगे, और इंडिया में मैं उसको क्या करवाने वाला हूं, कस्टमाइज। जब चाइना से ही गाड़ी नहीं आई तो मैं इंडिया में कैसे कस्टमाइज कराऊंगा, तो इंडिया में तो कस्टमाइज करा ही नहीं सकता। द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, अगर कोई दो कंट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाता है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ये हो गया थर्ड। फिर बहुत होता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, performance within a specified period as may be prescribed by the limitation act. If it is not performed, no action is taken within the specified period, he is deprived of remedy at
लॉ। भैया अगर आपने टाइम ही उसका लैप्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट कोई बताता है, वो टाइम अगर लैप्स हो गया तो फिर आप नहीं परफॉर्मेंस मांग सकते हो। फिर आएगा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहला क्या होगा? ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। अभी अपन अपन पढ़ने वाले हैं। कोई पार्टी बोल रहा है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है? ब्रीच कर रहा है। बट उसने एडवांस में बता दिया तो वो क्या कर रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर याद आ रहा होगा तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक तो मैं या फिर मैं रुके रहूं, बट जब रुके रहूंगा तो वो मेरा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा। उसमें अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता हूं। ठीक है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में ब्रीच हो जाएगा एक्चुअल या एंटीसिपेटरी। वन पार्टी डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट is said to be committed of a breach. A person repudiates a contract before the stipulated time, it is called anticipatory breach. Not only a right of action for claim of damages, but he is also discharged from performing his part of the कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दिस केस भी मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और 7 नंबर का आएगा प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ promise. Every promisee may dispense with or remit whole or in part the performance or may extend the time of such performance, may accept instead of or in any satisfaction। ये ऊपर पढ़ा हुआ है अपन ने। अगर मैं खुद ही जो प्रोमिसी है, जिसको प्रोमिसर सर्विस देने वाला है, पहले तो मैं वेव कर दे रहा हूं, मैं अपने विल से वेव कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं? कुछ कम सर्विस दिए फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूं और आगे की नहीं मांग रहा हूं। इन ऑल दीज केसेस मेरा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा बाय रेमिशन। जब मैंने अपने राइट को रेमिट कर दिया तो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने वाला है। सी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल यही है कि आपने वादा किया, वादा निभाओ। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है। जब दो लोगों ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें से एक इंसान चाहता है कि ठीक है ना, मैं सेटिस्फाइड हूं कि उसने जो भी किया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं किया हो, बट इफ ही सेटिस्फाइड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दखलंदाजी नहीं करेगा। यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो दखलंदाजी तभी करेगा जब उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं किया और प्रॉमिसी भी सेटिस्फाइड नहीं है। खत्म। आप लॉ तो तभी यूज में लाओगे ना जब सामने वाले को कुछ लॉस हो रहा है। जब उसको लॉस ही नहीं हो रहा तो वो कोई लीगल एक्शन लेगा क्या? नहीं। तो वो क्या हो सकता है, उसको भी लग रहा हो ठीक है मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मत परफॉर्म कर, तो भी चलेगा। इससे मैं क्या करूंगा? अपने राइट्स को रेमिट कर दूंगा और उससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा discharge. Effects of neglect of promisee to afford promiser reasonable facility for performance. The promiser is excused by such neglect, refusal or to non-performance caused thereby अब ये मर्जर ऑफ राइट सुपीरियर इंफीरियर राइट्स इनटू सुपीरियर राइट्स। वापस याद आ रहा होगा अपन ने क्या एग्जांपल लिए थे? ये क्लास अभी है रेंट से, बट हमने खरीद ली अगले महीने, ये क्लास को खरीद ली। अब ओनरशिप में और रेंट में सुपीरियर राइट्स क्या है? ओनरशिप। जब मैंने ओनरशिप ले ली तो मेरे जो इंफीरियर राइट्स है वो मर्ज हो गए सुपीरियर राइट्स में। तो जो इंफीरियर राइट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट वो अपने आप क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस से होता है। जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्मेंस हो गया तो हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, दोनों पार्टी मिल गई है, बोलते हैं हम नोवेशन अल्ट्रेशन कर लेंगे, रेमिट कर लेंगे तो हो जाएगा, रिसेशन कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर बोलते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब वो पॉसिबल ही नहीं है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय चेंज इन टैक्सेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स वैसी नहीं रही है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फिर बोला है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाइड तो टाइम डिस्चार्ज हो गया तो हो जाएगा। फिर बोला है 5th नंबर का, कहां गए रे? हाँ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डेथ हो गई तो हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई तो हो गया। फिर बोलता है डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। और फिर 6th 7th प्रोमिसी में वेव और रेमिट। फिर बोलता है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अवॉर्ड प्रोमिसर फैसिलिटीज फॉर परफॉर्म। जो रीजनेबल फैसिलिटीज ने आपने ही नहीं किए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। बोला अगर मर्जर ऑफ राइट्स हो गया, मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट्स इनटू सुपीरियर राइट्स होगा तो भी ये डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हो जाता है। एक और बार इसको मैं रिवाइज करा दूंगा तो एकदम जल्दी से देख लेंगे हमारे वापस से यूनिट 4। सबसे पहले अपन ने देखा यूनिट का नाम ही क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट का कैसा है? परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे परफॉर्मेंस हो जाएगा। फिर हो जाएगा ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें 4 कंडीशन थी, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी गिव्स और होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर आया कि भैया उन्होंने पूछा बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ, जहां पे हमने स्किल वगैरह इन्वॉल्व है। सेकंड बोला एजेंट हिमसेल्फ, जहां पे स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है। थर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्किल इन्वॉल्व थी और कोई मर गया तो एंड हो जाएगा। अगर स्किल इन्वॉल्व नहीं थी तो कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता
है बट उसकी लाइबिलिटी उसके असेट्स तक ही आती है। उसके बाद देखा अगर थर्ड पर्सन कर सकता है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में एनफोर्स कर सकते हो क्या ओरिजिनल प्रोमिसर के अगेंस्ट? नहीं। फिर देखा जॉइंट प्रोमिसर केस में जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होगा। फिर हमने डिस्टिंक्शन देखा सक्सेशन एंड असाइनमेंट के केस में, जहां पे इंपॉर्टेंट था सक्सेशन में आप लाइबिलिटीज असेट्स ऑब्लिगेशन दोनों ट्रांसफर करते हो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन केस ऑफ असाइनमेंट आप असाइन राइट्स कर सकते हो, अपने ऑब्लिगेशंस नहीं। उसके बाद हमने देखा लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, जहां पे हमारा प्रिंसिपल था जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। हाँ अगर कंटेंशन कुछ दिख रहा है तो बात अलग है। सबसे पहले बोला उन्होंने कि डेविएशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी सबको मिलके मांग सकता है। फिर बोला एक से लिया तो बचे हुए से वो कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। फिर बोला ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ लॉस अगर डिफॉल्ट है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और इससे कोई किसी को रोक नहीं सकता, उस पे एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी से रिपीटेड था। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस में उन्होंने बोला कि इन दोनों सबको जॉइंटली करना पड़ेगा। अगर कोई मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। टाइम एंड प्लेस पे ये रूल्स थे जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप आ गए थे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल promises, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल promises में हमने बोला promiser not bound to perform unless and until promise ही कर रहा है। फिर बोला ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल promises साइमल्टेनियसली हो जाना चाहिए, अगर एक्सप्रेसली बताया है तो नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक प्लेस, तो वो उसका डिफॉल्ट है, उसको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट इज टू that promise which will be performed in contracts consisting of reciprocal promises। अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है तो वो cannot claim other party से performance effects of failure to perform at the time fixed in which time is essential। इस पे 3 पैराग्राफ्स थे। अगर टाइम essential है, एक्सप्रेसली आपने बताया है, तो क्या हो जाता है, वो वॉइडेबल हो जाता है और कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। अगर टाइम इसेंशियल नहीं है, इन दैट केस आप वॉइडेबल बना सकते हो क्या? नहीं। आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो क्या? हाँ। फिर बोल रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां पे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। फिर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आया हमारा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वो वॉइड हो जाता है। इफ नोन टू द पार्टीज या इफ अननोन टू बोथ द पार्टीज तो ये वॉइड ही होगा। इफ एक पार्टी को पता था तो साला क्यों आया तुम इम्पॉसिबिलिटी एक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में वो वॉइड हो जाता है। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड आल्सो सम, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वॉइड। फिर उन्होंने बोला अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अगर इंटेंशन है तो उसके हिसाब से, अगर इंटेंशन नहीं है तो जिसको पैसे मिला है उसके हिसाब से। लिमिटेशन का बस ध्यान रखना, और अगर डिस्प्यूट वाला है तो उसका ध्यान रखना। और फिर बोला अगर दोनों पार्टी नहीं कर पाए तो हम टाइम के हिसाब से करेंगे, अगर एक ही टाइम पे 2 ट्रांजैक्शन आते हैं तो उसको अप्रोप्रिएट करके करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स फिर बोला जब वहां पे नीड नॉट टू बी परफॉर्म, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा इसका बेस प्रिंसिपल क्या था कि ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं नोवेशन में बोलेंगे हम नया कॉन्ट्रैक्ट ला लेंगे, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को जो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जिससे हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जरूरत नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे कि एक पार्टी क्या बोलेगी, हमको रिसाइन कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, तो म्यूचुअली रिसाइन कर सकते हैं। हम टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके उसको ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। और आखिरी में हम बोलते हैं कि भैया ऑल्ट्रेशन और नोवेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर प्रोमिसी ने खुद बोल दिया कि मैं अपना राइट क्या कर दूंगी, वेव कर दूंगी तो कर सकते हो। और रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली वॉइड और वॉइडेबल दोनों में सेम पॉइंट है, आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा। उसके बाद बोला कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, जैसे अपन ने ऑफर कम्युनिकेशन किया था वैसे रिसेशन कर सकते हो, वैसे रिवोक भी कर सकते हो। उसके बाद आ गया डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आ गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा आ गया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में नोवेशन रिवेशन और अल्ट्रेशन हमने देखा था। फिर आ गया डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और फिर 4th नंबर का हमने देख लिया था कि डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिर हमने देखा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फिर डिस्चार्ज में प्रॉमिस में वेव और रेमिट द प्रॉमिस, और जहां पे हमारी इंफीरियर राइट्स क्या हो जाएगी, सुपीरियर राइट से मर्ज होने वाली है। इसी के बाद अब हमारा आ जाता है 5th यूनिट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ठीक है, सबसे पहले वापस से आ जाओ, हमारा सेलर था और हमारा बायर था। जब ये सेलर और बायर ने क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस प्रोमिस एंड सिग्निफाइज अनविलिंगनेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये 2 मंथ्स बाद परफॉर्म करना था। ये डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने दिन बाद देनी थी, 2 महीना। ये 2 महीना यहाँ पे खत्म हुआ, जिसको मैंने क्या लिख दिया, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जब आफ्टर 2 मंथ्स ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस सेलर रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब सर जो ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर सेलर ने बोल दिया कि भैया मैं ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक्चुअल ब्रीच हो जाएगी। बट
अगर उसने क्या किया, उसने बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखे, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के वर्ड्स है, एक एक पिक्चर में डाले, इसका मतलब क्या हवा में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, ये सब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के वर्ड्स है। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैव अराइव्ड, और अगर प्रॉमिसर रिफ्यूज ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफिकेंस इज अनसेट, इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। भैया को अपनी औकात समझ गया और बोला हम 2 महीने बाद तो नहीं दे पाएगा गुड्स, तो हमने पहले ही बोल दिया, तो हम इसको एंटीसिपेट कर दिया। किसने? परफॉर्मेंस, जिसको परफॉर्मेंस देनी थी उसने क्या कर दिया? एंटीसिपेट कर दिया इन एडवांस, तो वो क्या हो जाता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाता है। एक एक करके एकदम प्यार से पढ़ेंगे। एक्चुअल ब्रीच में बोलता है द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्स अ राइट टू एक्शन अगेंस्ट द वन हु हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। भाई जब प्रॉमिस था, ड्यू डेट आ गया, आपने नहीं किया, तो मेरे पास राइट आ जाएगा। एक्चुअल ब्रीच में भी कमिटेड एट द टाइम, at the time when the performance of contract is due or during the performance of the contract one party fails or refuses to perform its obligation under his express or implied act। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो अपन आप ड्यूरिंग की बात करोगे तो एंटीसिपेटरी में कंफ्यूज मत हो जाना। एंटीसिपेटरी में जिसको परफॉर्मेंस देना है वो खुद ही हमको बोल रहा है अपनी अनविलिंगनेस, इसमें वो कोई ऐसा एक्ट कर दे रहा है जिससे परफॉर्मेंस अब हो नहीं सकती। मेरे को आप लोगों ने बुलाया, किसकी शादी हो गई, क्या नाम है तेरा, सीआर की शादी है, सीआर की शादी में बोले मेरे सर डांस करेंगे, और मैंने उससे कितने रुपए लिए? 50 लाख रुपए लिए डांस करने के। शादी उसकी कब है? 1 जनवरी को। कब है? 1 जनवरी को। कब है शादी? 1 जनवरी को। अब मैं एक शादी, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? 1 जनवरी। मैंने उसको 25 दिसंबर को ही बोल दिया भाई आई एम अनविलिंगनेस टू, क्लास में ध्यान नहीं देता था, तेरी शादी में मैं नहीं नाचेगा, तो मैंने बोल दिया आई एम अनविलिंग, तो मेरा क्या हो गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। अब अगर मैं 1 जनवरी को मना कर रहा हूं तो एक्चुअल ब्रीच हो गया, बट अगर मैंने 25 दिसंबर को या समझ लो 31 दिसंबर को मैं कहां चले गया? दुबई, तो मेरा क्या हो गया? एक्सप्रेस या इंप्लाइड एक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसको समझ गया कि ये भाऊ ब्रीच करने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल ब्रीच। मैंने खुद से बोला क्या? आई एम अनविलिंग नहीं, बट ऐसा एक्ट हो गया जिसकी वजह से वो हो जाएगा। फिर आएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बट वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्वेंसेस टू इट्स कंटिन्यूएंस। अगर उसने वर्ड या अपने कोई तो भी इंप्लाइड वे में बता दिया कि भाई मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, पहले तो क्या हो जाएगा? वो एंड हो जाएगा। बट अगर उसने एक्सप्रेसली या इंप्लाइड वे में बता दिया वर्ड्स और कंडक्ट से कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो मे टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन एंड इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। इफेक्ट, द प्रॉमिस इज एक्सक्यूड फ्रॉम द performance or from further performance. Further he gets an option to either treat the contract as resigned and sue the other party for damages immediately। अगर इस केस में क्या होगा? तुमने अनविलिंगनेस बताई, मैं क्या कर दूंगा? रिसाइन कर दूंगा और बोलूंगा डैमेजेस दे बिकॉज यू हैव नॉट परफॉर्म। और he may elect not to resign but to treat the contract still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible consequence of non performance। मैंने willingness तो बता दी भैया, 25 तारीख को ही तू क्लास में नहीं ध्यान देता तो मैं आऊंगा नहीं, और इसको लग रहा है नहीं यार सर तो मस्ती लेते हैं, बाद में हंस भी तो देते हैं, तो मेरे को लग रहा है सही में आ जाएंगे 1 जनवरी को। तो इसने क्या किया? ही वेटेड, उसने वेट किया, फिर भी नहीं आया मैं, तब वो क्या कर सकता है? कंपेंसेशन ले सकता। बट अगर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती तो फिर वो कुछ उखाड़ पाता क्या? नहीं। आगे आ गया। बट इन केस कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? अलाइव रहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज ऑन हिज ओन, एंड द गिल्टी party if he so decides on reconsideration may still perform his part of the contract and take advantage supervening, तो कर सकता है, and take advantage of supervening impossibly which had the effect of discharging the contract। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट का इनिशियल पेजेस में से आता है, इसमें से क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअल ब्रीच पे उतना कम नहीं, एंटीसिपेटरी ब्रीच के पार्ट वाले पे जहां वो बोल रहे हैं ना कि अगर आप रुक गए और बीच में क्या हो गया? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, इस पे अगर उन्होंने अच्छी कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बना दी तो तुम लोग आंसर अच्छे से करके आना। पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में लिखना, फिर लिखना उसमें कि उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहले रिसाइन कर दे और क्लेम कर दे कंपेंसेशन, दूसरा ऑप्शन होता है वेट हमारे ड्यू डेट तक और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपेंसेशन कर ले। अगर ड्यू डेट तक वेट किया फिर भी नहीं परफॉर्मेंस हुआ, पहला क्वेश्चन आएगा तो क्या क्लेम कर सकते हो कंपेंसेशन? हाँ। सेकंड क्वेश्चन आएगा ड्यू डेट तक वेट किया बट बीच में सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी तो कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं।
ये होगा तुम्हारा गोल्डन आंसर। इसमें मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन आया और तुम लोग बच्चा लोग अच्छे से आंसर लिख के आए तो मेरे को मजा आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। Suit for damages. Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in usual course of events. Compensation can also be claimed for damage जो new to the parties result of breach. Special damage पहले तो बोल रहा है ordinary course में जो मिल सकता है मिल जाएगा. Special damage can be claimed only on a previous notice, but the party suffering from the breach is bound to take reasonable steps to minimize this loss. देखो आपको loss तो हो रहा है, but आप एक reasonable step लेते जिससे loss रुक जाता, तो आपको लेना पड़ेगा। और स्पेशल डैमेजेस जब तक प्री डिफाइंड नहीं होते, नोटिस नहीं होता उसका पहले से पार्टीज को, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हो। नो कंपेंसेशन इज देयर फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, इसके वजह से मेरा डायरेक्ट नुकसान हो गया, मैं उसको दे दूंगा। स्पेशली कोई मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें नुकसान हो गया, तो मैंने आपको पहले नोटिस दिया होगा। आपको याद है, अगर मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट बेचने वाला हूं, मैं गुड्स आपसे लेके किसी और को बेचने वाला हूं और वो मैंने सेलर को बता दिया, तो नोटिस दिया, तो स्पेशल डैमेज मिल जाएगा। अब स्पेशल डैमेज भी मिल गया, क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस दिया था। अब मैं वो गुड्स इससे लेके किसी पार्टी को बेचने वाला था, तो उसका लॉस मिल रहा है इन द केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस। वो पार्टी किसी और को बेचने वाली थी और उसने नहीं बेचा, तो उसको उसका लॉस कंपेंसेट करना पड़ा। वो लॉस मैं दूंगा क्या? नहीं, वो बहुत इनडायरेक्ट और रिमोट हो जाने वाला है। Ordinary damages, special damages, vindictive and exemplary damages, nominal damages and damages for deterioration caused by delay. ये अपने आगे damages के नेचर पहले अपन ने ब्रीफली पढ़ लिए कि भाई जो damages होना वो देना चाहिए। स्पेशल damages को आपको नोटिस होगा तो ही दोगे। नो कंपेंसेशन इज गिवन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट और रिमोट damages। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन सा डैमेज, ordinary damages. When contract has been broken, the party who suffers by such contract is entitled to receive compensation. To receive compensation is not to be given for any remote, यहाँ compensation आएगा, not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of breach. remote और indirect इसमें नहीं देने वाले है। section 70 and the rule of Hardley versus Baxendale में ये दिया था, जहाँ पे floor mill थी वो broken हुई, gives to it to D, a common carrier who promised to deliver it in to the foundry in 2 days where the new shaft was to be made. The mill stopped working. D delayed the delivery of the craftsman, so the mill remained idle for the next 5 days. P received the repaired craftsman after 7 days later. He would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages not only for delay in the delivery broken but also for the loss of profit suffered by mill not having worked. The court held that P was entitled only to the ordinary damages and D was not liable for the loss of profits because the only information given to P to D was that the article to be carried was broken shaft of a mill and it was not known to them that the delay will result in loss of profits. मतलब स्पेशल होता तो उसको नोटिस देना पड़ता कि भाई अगर तू इतने दिन में नहीं डिलीवर वहां पे करेगा, उसकी वजह से मेरा मिल बंद होगा, उसकी वजह से इतना लॉस हो सकता है। यही क्वेश्चन में अगर वो नोटिस दे देता तो चलता क्या? अगर वापस बोलो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना है इंस्टीट्यूट को, तो ये केस लॉ एग्जैक्टली पेस्ट मार देगी। क्या करेगी? एग्जैक्टली पेस्ट मार देगी, बस एक लाइन ऐड कर देगी कि उसको बता के रखा था, और 80% बच्चे इसमें गलत आंसर लिख के आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे सेम केस लॉ पढ़ा है, आपको पता है इसमें क्या हुआ था, हेल्ड में अपन ने बार बार रिवाइज किया था क्या हुआ था। बट वो एक लाइन अगर डाल दिया, क्या लाइन डालेगा कि उसको पता दिया था कि ये प्रॉफिट लॉस होगा, तो फिर वो स्पेशल डैमेजेस भी देगा कि हाँ, क्योंकि उसने उसको स्पेशल डैमेजेस में नोटिस लगता है और वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो ध्यान रखना, रीड द क्वेश्चंस अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आएगा where a party special where a party to a contract receive a notice of special circumstances affecting the contract, he will also be liable for special damages. फिर आएगा vindictive और exemplary damages awarded only in 2 cases where breach of promise is to marry, which जो because it causes injury to his or her feelings, and wrongful dishonor by a banker because इससे उसका क्या होता है ना, गुडविल खराब हो जाता है। बैंक में पैसा था बट बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, चेक को बाउंस बोल दिया, बट बैंक में पैसा था, इससे रेपुटेशन बहुत खराब हो जाती है। इन दिस केस विंडिक्टिवली और एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगते हैं।
A businessman who has credit has suffered exemplary damage even he has sustained no pecuniary loss. क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट रेपुटेशन डैमेज हुआ है. ये गिबॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक में था. वापस से आ गया. राइट शॉर्ट नोट ऑन विंडिक्टिव और एग्जेम्पली डैमेजेस. सबसे पहले आप लिखोगे दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन ओनली 2 केस. इस केस 2 केस हो गए. एक तो ब्रीच ऑफ, ये तो याद रहेगा अगर मैं शादी करने वाला धोखा दिया है तो बिकॉज हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रहा है. सेकंड बस याद इज्जत से रख लेना, रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर, जो कस्टमर के चेक का. क्यों? बिकॉज सो हैवी दैट इट कॉजेज लॉस ऑफ क्रेडिट एंड रेपुटेशन टू हिम. इसमें क्वेश्चन में आगे बोल देगा कि उसको इसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ, फिर भी आप क्लेम कर सकते हो क्या? हाँ, क्लेम कर सकते हो. और वो केस लॉ अगर याद है तो रेफर कर देना, गिबॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक. नॉमिनल damages awarded where the plaintiff has proved that has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage. वो बोल रहा है मेरे को पता है ब्रीच हुआ है, मेरे को रीजन, बट मैं एक नॉमिनल डैमेज करूंगा. क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी डालने के लिए होता है. इट वॉज अवॉर्डेड जस्ट टू स्टैब्लिश द राइट टू डिग्री फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मे बी अ रुपी और इवन 10 पैसा. फिर आएगा डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉस्ड बाय डिले. कुछ डिले हो रहा है परफॉर्मेंस में, उसमें डैमेजेस क्लेम कैसे? इन केस ऑफ डिटोरिएशन कॉस्ट टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट notice. The word deterioration not only implies physical damage to goods but it also means loss of special opportunity for sale. अब मैं एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहा था. एग्जीबिशन कब था? 5 तारीख को था. कब था? 5 तारीख को. मैंने उसको बोला था मुझे 4 तारीख को दे ही देना, बिकॉज फिर मेरे को अपने गुड्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा. बंदे ने कब पहुंचाया? 6 तारीख को. अब वो एग्जीबिशन में जनरली सबको पता है कि किसी ना किसी का ऐसे कभी 10 लाख का 15 लाख का सेल हो ही जाता है. तो मेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी उसके डिले की वजह से होगी, तो मैं उससे क्या ले लूंगा? कंपेंसेशन क्लेम कर लूंगा. फिर आ गया प्रीफिक्स्ड damages. प्रीफिक्स नाम में ही है. मेरा पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट एट द टाइम इट्स फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे अगर ब्रीच हुआ अ सर्टेन अमाउंट विल बी पेएबल. हमने जब प्रीफिक्स की बात करी तो इसमें 2 चीजों में बोल दिया. एक क्या हो सकता है? लिक्विडेटेड. एक क्या हो सकता है? पेनल्टी के फॉर्म में. अब इट में अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड, दैट्स अ रीजनेबल एस्टीमेट. यहां क्या है? रीजनेबल एस्टीमेट ऑफ लाइकली इन लॉस इन केस ऑफ ब्रीच. और पेनल्टी जो है आर्बिट्रली आप फिक्स कर सकते हो. पेनल्टी इसका नेचर ऐसा होता है, आप फिक्स कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर नहीं किया तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा. लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में किया, बट आप क्या बोलोगे? अगर ऐसा हुआ तो इतना परसेंटेज लगाएंगे अपन अपने ट्रांजैक्शन का, क्योंकि मेरे को इसको बाजार से लेना पड़े, इतना महंगा हो सकता है. तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विडेटेड डैमेजेस हो जाएगा. एक रीजनेबल एस्टीमेट हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस, और जो आर्बिट्री आप डिसाइड करना बाय वे ऑफ, तो वो हो जाएगा पेनल्टी. सेक्शन 74 बोलता है कि भाई एग्री पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी रीजनेबल कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड. अगर आपने दे दिया है तो आप रीजनेबल कंपेंसेशन लेना, बट उससे एक्सीड कर सकते हो क्या? नहीं. फिर 74 में पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करिए. द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर एंड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन केस ऑफ फेलियर. इन सच क्वेश्चन इट अराइजेस द कोर्ट विल एक्सेप्ट दिस फिगर. इंग्लिश लॉ बोलता है कि भाई sums of fixed order content may be interpreted as a liquidated damage or penalty. Indian law बोलता है no distinction between penalty and liquidated damage. The code in India award only a reasonable compensation not exceeding the amount. So contract पहले उन्होंने बता दिया कंटेंट किसका, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का. फिर बोला हम इंग्लिश लॉ में इन लोग बोलते हैं फिरंगी लोग कि हाँ हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते. कोर्ट हमारे को जो लगता है, कोर्ट बोलता है अगर आपने मेंशन किया है तो हम रीजनेबल दे देंगे, बट जो मेंशन नेम्ड है, जो अमाउंट नेम्ड है, उससे ज्यादा नहीं देने वाले हैं. फिर भी आगे उन्होंने बोले एक्सेप्ट इफ द पार्टीज हैव फिक्स्ड द डैमेज विल द कोर्ट्स विल नेवर अलाउ मोर बट द कोर्ट में अलाउ less, thus not entitled to realize anything by way of penalty. कोर्ट बोलेंगे ठीक है कुछ ब्रीच हुआ है समझते हैं, तो सामने वाले को जितना नुकसान हुआ है वो रीजनेबली हम कर देंगे. जो आपने मेंशन किया है उससे ज्यादा दे पाएंगे क्या? नहीं. कम दे सकते हैं क्या? हाँ. जो कोर्ट को लगेगा जस्टिस है वो दे कर देंगे. एक्सेप्शन हो जाएगा व्हेन एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक आर इंटरेस्टेड. फिर वो बोलेगा ही शैल बी लायबल फॉर द होल अमाउंट समसो मेंशन्ड देयरइन. उनने कोर्ट के पास राइट दिया, बोला जितना मेंशन है उतना दे दो. कोर्ट कम दे सकती है हाँ, बट अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बचा लिया, बोले अगर हमको बॉन्ड दिया है तो जितना मेंशन है पूरा देना पड़ेगा, कम नहीं दे सकते हो. तो ये आगे कंटेंट पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस से रिलेटेड, और उसके बाद उन्होंने इसका डिफरेंशिएट बिटवीन करा है. फिर उन्होंने बोला है कॉमनली, इस पे आप एक बार रीड कर सकते हो, जो ऊपर डिस्कस करा उसको ही रिपीट किया है बहुत बार. ठीक है.
उसके बाद आ रहा है बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल। आप जब अपने देखो स्टार्टिंग में जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में सोचते हो सर रेमेडी बस मिलेगी क्या, बट हमको तो नुकसान बहुत सारे तरीके का हो सकता है। तो ये लोग बोल रहे हैं देखो फॉलोइंग रेमेडीज में पहले आता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप अब्सॉल्व कर सकते हो पूरी ऑब्लिगेशन एंड एंटाइटल टू कंपेंसेशन जो आपको लॉस डैमेजेस या लॉस सफर हुए है। क्वांटम मेरिट, आपने परफॉर्मेंस टाइम पे नहीं दी, सामने वाले ने ब्रीच कर दी, इसमें ये लोग बोल रहा है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, जिसने जितना एक्सेप्ट कर लिया वो उसका पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है क्वांटम मेरिट। when one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them, then it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to पे। भाई आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, उतना पेमेंट की करी थी, आपने कोई पार्सल की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया था, फिर भी अगर आपको कुछ पार्ट में मिला है या आप समझ लो आपको कोई पर्टिकुलर क्वांटम मेरिट का बोला जितना उसकी सर्विसेज हो गई है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पार्टी इंजर्ड बाय ब्रीच ऑफ डन बाय बट नॉट फॉर द वर्क एंड सीक्स टू कंपेंसेशन फॉर दिस डॉक्ट्राइन, टू कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। इट इज ओनली अवेलेबल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। अगर वो डिफॉल्ट में है तो वो क्लेम नहीं मांग सकता क्योंकि गलती उसकी खुद की है। अगर डिफॉल्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट अलाउइंग अ क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट टू रिकम्पेंसेट द पार्टी और पर्सन हैव वैल्यू फॉर वर्क, जितना उसने काम किया उसका दे दो। डैमेजेस आर कंपेंसेटरी इन नेचर व्हाइल क्वांटम मेरिट इज restitutory explain where a person orders 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receive 2 bottles of brandy, the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for ब्रांडी। अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, 2 विस्की का बोतल उसका प्राइस फिक्स था, बट आगे क्या 2 ब्रांडी की भी बोतल, उसका अगर बोतल ले लिया और पी लिया तो उसको पैसे देना पड़ेगा कि हाँ रीजनेबल प्राइस जो है उसका देना पड़ेगा। एक केस स्टडी है क्वांटम मेरिट के बीच में, एज मच एज मेरिटेड और अर्नड, इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल इन नेचर, इस पे क्वेश्चन बार बार आ चुका है इसलिए इसको ब्रेक कर दिया। सेलर ने बोला है हमारा भीम का लड्डू बेचेगा किसको, चिजुका को। कितने लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लड्डू है, ठीक है। एक्चुअल में कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्चुअल में कितने दिए, 7। 10 की बात हुई, कितने दिए, 7। अगर 7 एक्सेप्ट कर लिए, अगर मोर दिए, अगर कम दिए, फिर एक और आगे कितने थे, 7 और कितना 10 थे, कितने दिए, 20। इस केस में क्या होने वाला है ये पता चलेगा। फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट इज इन, यहाँ पे क्या है, डिविजिबल है। भैया अगर इसने पूरे दे दिए तो अच्छी बात है, पूरे के पैसे दे दोगे। आपको डिविजिबल लग रहा है ना, यूनिट है अपना, एक लड्डू कितने का है, 10 रुपए का, तो ये कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। यहाँ पे 7 लड्डू दिए तो हम कितने दे देंगे, 70। अब बट यहाँ पे 20 लड्डू दिए तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 200। यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिविजिबल नेचर का। ऐसे ही आएगा गुड्स का क्वांटिटी में लोग खेल लेंगे, बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इनडिविजिबल नेचर का। फॉर एग्जांपल पेंटर को बोला है तुम पेंटिंग करो, बट वो पेंटिंग नहीं किया, तो आप, उसने थोड़ी सी पेंटिंग किया या पेंटिंग किया बट काम गंदा किया। अब पेंटिंग गंदा किया तो उसको सुधारने के लिए आपने किसी दूसरे को बुलाया, अपने मजनू भाई जो 1 नंबर पेंट करते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, पेंटिंग किया बट क्या था, हमारा बैड वर्क था। क्या था, बैड वर्क था, तो हमने किसी और को अपॉइंट किया। ये जब उसने वो पेंटिंग को सुधारा तो कितने रुपए लिए, 30,000। अब ये इसको कितना पैसा देना चाहिए, 1 लाख माइनस 30,000 जो कितना हो जाएगा, 70,000। ऐसा केस स्टडी आएगा तो ये कैलकुलेशन कर ले ना। अगर सेपरेबल है तो जो पर्टिकुलर यूनिट जो आ रहा है उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर इनसेपरेबल है बैड और बैड वर्क हुआ है, इन दैट केस आपको अगर कोई थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस लेनी पड़ रही है तो उसका जितना कॉस्ट है वो उससे आप माइनस करके डिफरेंशियल पैसा देने वाले हो। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void or when a contract becomes void, when something is done without any intention to do gratuitously, when there is an express or implied contract to render service but no agreement as to remuneration। भैया कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक्सप्रेस है, implied है टू सर्विस बट रेम्यूनरेशन का नहीं दिया है। when one party abandons or refuse to perform the
कॉन्ट्रैक्ट। इन ऑल दीज केसेस हमारा क्वांटम मेरिट लग सकता है। आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन के कम चांसेस बट केस स्टडी क्वेश्चंस के ज्यादा है। इसके बाद हो जाता है वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल इन नेचर एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ पास ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर लास्ट है व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली, द पर्सन हु हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम अमाउंट बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर वर्क। ये दो पॉइंट पे वो केस स्टडी आती है जो अपन ने ऊपर देखी है ना बच्चों, वो ये दो पॉइंट्स पे है। ठीक है, फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन। मैंडेटरी है क्या? पहले बोल रहे डैमेजेस रेमेडी क्लियर नहीं है, डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट, तो कोर्ट मैंडेटरी देगा क्या? नहीं, कोर्ट ऑन इट्स डिस्क्रिशन on suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract। मैंने बोला भी था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इतने आसानी से नहीं मिलता। पहले तो बोल रहे हैं कि भाई जब कोर्ट को लगेगा कि डैमेजेस इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, डैमेजेस देने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद उसके डिस्क्रिशन पे वो यही चेक करेगा कि जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्मेंस करने को विलिंग है क्या। अगर विलिंग है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने वाला है, नहीं तो नहीं देने वाला है। और फिर आएगा सूट फॉर इंजंक्शन, जिसको हम क्या बोलते थे? स्टे order, where a party to a contract is negating the terms of the contract, the court may by issuing an injunction order restrain him from doing what he has promises not to do। person rightly resigning the contract entitled to compensation। एक last point था, person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damages which he has sustained through non fulfillment of a contract। हमने जहां जहां केसेस में पढ़ा कि कोई पर्टिकुलर पार्टी के पास क्या राइट है, रिसाइन करने का राइट है, तो अगर वो रिसाइन करता है तो एक रीजनेबल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये रीजनेबल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देखो जी, लास्ट यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, बहुत छोटा सा प्यारा सा है। पहले कंटेंट पढ़ने से पहले जो मेन जो बेस है ये यूनिट का, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले अपन कंपेयर कर लेंगे उसको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, और आखिरी में पढ़ेंगे कोजी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू अ कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और not happening। A wagering contract is a promise to give money or money is worth with reference to an event, uncertain event happening or not happening। एक और बात बताओ, यहाँ पे है ना कुछ करना और नहीं करना है कोलैटरल इवेंट से जो अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यहाँ पे ओनली प्रोमिसेस टू पे मनी और मनीज वर्थ। उनको इवेंट के आउटपुट से कोई मतलब इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं। रेसी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल promises, यहाँ पे reciprocal promises होती है। a contingent contract the event is collateral, in wagering the uncertain event is the core factor। मैं एक collateral event जो हमारा इवेंट है वो कोलैटरल मानते हैं। इस केस में वही कोर फैक्टर है क्योंकि उसके आउटपुट से हम पैसे को लेन देन करने वाले हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर, अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज इसेंशियली इन कंटिजेंट इज नेचर। अब समझ में आया सर, अगर मेरा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट नेचर का ये डब्बा है तो ये तो है इसके अंदर ही वेजरिंग आ जाए। अब मैं आपको बता दूं, वेजरिंग का सिर्फ नेचर ऐसा हो जाएगा जहां पे आपको सेटलमेंट करना होता है मनी और मनी इज वर्थ में। जो कोलैटरल जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अनसर्टेन इवेंट पे जिस पे ये डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट, वो मेरा कोर फैक्टर होगा, और इस केस में वो उस पे डिपेंड करेगा हमारा परफॉर्मेंस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। वापस आगे बढ़ो। interest of contracting parties, contracting parties interest subject matter in the contingent contract, the contracting parties have no interest in the subject matter। उनको अपने पैसों से लेन देने से मतलब है। doctrine of mutuality of loss and gain, contingent contract is not based on mutuality of loss and gain। यहाँ पे जो दोनों पार्टीज है वो ये नहीं चाहती कि मेरा फायदा हो उसका नुकसान हो, मतलब मेरे फेवरेबल में अनसर्टेन इवेंट हो और उसके अनफेवर में हो। ये लोग चाहते हैं कि दोनों के फेवर में हो। और वेजरिंग में लूजिंग एंड गेनिंग इज द व्हाट अलोन्स मैटर्स। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉलिड, और वेजरिंग तो हम पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, वॉइड। वापस से आ जाओ, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग है, यहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट प्रोमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ। रेसिप्रोकल प्रोमिस जरूरी नहीं है, यहाँ पे है अनसर्टेन इवेंट इज कोलैटरल, यहाँ पे वो कोर फैक्टर हो जाता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बताएंगे को इट शुड नॉट मे नॉट बी वेजरिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वैलिड के भी होते हैं। वेजरिंग हमेशा
कंटिजेंट नेचर का होता है, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन इसमें नहीं होती है, यहाँ पे लोग चाहते हैं विन विन सिचुएशन और यहाँ पे चाहते हैं विन एंड लूजिंग सिचुएशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंटिजेंट हो जाता है वैलिड और ये हो जाता है वॉइड, यहाँ पे बोथ द पार्टीज नीड पॉजिटिव रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे वन पार्टी विन चाहती है अदर पार्टी लूज, तो ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे दे दिया है। अब अपन पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral to such contract does or does not happen. Example, contract of insurance, indemnity, guarantee fall under this category. Essential of contingent contract पे question आएगा, the performance of a contingent contract will depend upon the happening or non-happening of some event or condition. The event referred to collateral to the contract, the event is not part of the contract, it is just referencing, वो इसलिए बोल रहे हैं collateral होता है। The event should neither be performance promise nor consideration for a promise। जो इवेंट का अनसर्टेन इवेंट की आप बात कर रहे हो सिर्फ कोलैटरल होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है, वो ना ही आपकी कोई प्रॉमिस होनी चाहिए ना ही कंसिडरेशन होना चाहिए। द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, अगर वो प्रॉमिसर के विल पे आ गई तो वो अनसर्टेन हुई क्या? नहीं, फिर वो हो जाएगी प्रॉमिसर के विल पे बेस्ड। द इवेंट शुड बी कंटिजेंट प्लस विल, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं will should not be will contingent और not will आना चाहिए यहाँ पे। the event must be uncertain, the where the event is certain or bound to happen वो चलेगा ही नहीं। the contract is due to be performed, it is not a contingent contract। कोई नहीं, जो contingent का nature है उस पे उन्होंने essentials बना लिए हैं। सबसे पहला essential उन्होंने बोला है, देखो सबसे पहला essential बोला है, सबसे पहला इसेंशियल बोल रहा था परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट से। अब जब इवेंट की बात करी तो इवेंट शुड बी कोलैटरल एंड नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट शुड नाइदर परफॉर्मेंस नॉर नाइदर प्रॉमिस नॉर कंसिडरेशन। फिर बोला है जो इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर, इवेंट कैसा होना चाहिए? कंटिजेंट प्लस नॉट विल वाला। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इफ द इवेंट इज बाउंड टू हैपन तो वो हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोले। ऐसे क्वेश्चन आपको तो बोनस क्वेश्चन है, सिर्फ कंटिजेंट पे ही अनसर्टेनिटी पे ही पूरे उन्होंने इसेंशियल बना दिए हैं। फिर आएगा रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। सबसे बोल रहा है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। कोई कंटिजेंट तो है ऑन एन इवेंट हैपनिंग तो बोलते हैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू अ contract is made or to be made not to do anything if an uncertain future event happens, it cannot be enforced unless that event happen। if event becomes impossible such contract becomes void। पहले तो वो event based है, आप उसको तभी enforce कर पाओगे जब वो event होगा, तो it cannot be enforced unless that event happens। ये event अगर impossible हो जाता है तो मेरा contract क्या हो जाएगा? void, because मेरा contract किस पे based था? वो event पे based था। फिर बोलते हैं enforcement of contract contingent on event नॉट हैपनिंग। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब वो इवेंट नहीं होगा। तो जब आप कब एनफोर्स करोगे? जब वो इवेंट नहीं होगा। देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है कोई इवेंट के होने से, तो मैं उसको तब एनफोर्स करूंगा ना परफॉर्मेंस जब वो होगा इवेंट। अगर इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो बेस्ड होंगे कुछ नहीं होने से, अगर वो नहीं होगा तो ही मैं उसको एनफोर्स कर पाऊंगा। वेयर अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू not to do anything if an uncertain future event does not happen। अब it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before। जब वो event impossible हो जाएगा और उस पे मेरा बेस था, मेरा बेस्ड काय पे था? not happening of an event पे। अब वो impossible हो गया तो हो सकता है कि नहीं, तभी मैं उसको enforce कर पाऊंगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन पे वो डिपेंडेंट है और उसके फ्यूचर कंडक्ट पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा। द इवेंट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बिकम इम्पॉसिबल, एनीथिंग व्हिच रेंडर इम्पॉसिबल दैट ही शुड डू एक्ट विद इन एनी डिफिनिट टाइम, अदरवाइज देन अदर फ्यूचर फर्दर कंटिजेंसी। वो बोल रहे हैं मेरा इवेंट इम्पॉसिबल मैं मान लूंगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज एनी फर्दर कंटिजेंसी। फिर लास्ट तीन बचे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवन विद इन। और देखो यहाँ पे ऊपर था स्पेसिफाइड इवेंट होगा तो एनफोर्स कर पाऊंगा। फिर बोला उन्होंने हैपनिंग ऑफ एन इवेंट
नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो जब वो नहीं होगा मतलब इवेंट का इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा तब। फिर बोला किसी पर्सन पे बेस्ड होगा, फिर इन्होंने बोला है इवेंट पे बेस्ड है बट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम इवेंट डज नॉट हैपन और इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ये बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम होना चाहिए, एक्सपायर हो गया टाइम और इवेंट नहीं हुआ तो भी वो क्या हो जाएगा, void. Such event does not happen और such event becomes impossible. फिर बोला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, वहां पे इवेंट होना चाहिए विद इन फिक्स टाइम, ये बोल रहा है इवेंट नहीं होना चाहिए विद इन फिक्स टाइम। यहाँ पे अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम, सच इवेंट डज नॉट हैपन। अगर 2 महीने के अंदर ये नहीं होगा तो अपन कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो वो नहीं हुआ तब आप एनफोर्स करोगे, और बिकम सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, उसका इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है कि वो हो ही नहीं सकता, तो आप एनफोर्स कर सकते हो। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अ कंटिंजेंट इम्पॉसिबल, जो अगर मेरा एग्रीमेंट जो कंटिंजेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट पे मुझे पता ही है कि मेरा कोलैटरल इवेंट इम्पॉसिबल है, तो वो पहले क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट may or may not be known to the parties to the agreement at the time when they have entered। इस केस में अगर उनको जब वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे तब पता हो या ना पता हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर आ जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। यहाँ पे हमने बोला नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर्स पर्सन्स लॉस। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफर होगा, नहीं। क्या कोई कंसेंट होगी, नहीं। कोई लॉफुल कंसिडरेशन होगी, नहीं। क्या कोई एक्सेप्टेंस होगा, नहीं। इन सब नहीं होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड और एनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइज पे बेस्ड है। जहां पे कोर्ट को लगता है कि भैया इस केस में ठीक है आपका ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं था बट इस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, नहीं तो किसी पे अनजस्टिस हो जाएगा। सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस बट द कोर्ट रिकॉग्नाइज देम एज रिलेशन रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसलिए बोलते थे स्ट्रिक्ट सेंस मतलब इट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केसेस द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम एज रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्सेस देम एज इफ दे वर contract. Hence the term quasi contract, that is resembling a contract. In India it is also called certain legal relationship resembling those created by contract। ये ऐसा relationship होगा जो हमारे contract की तरह होने वाला है। फिर salient features of quasi contract, important चीजें आ गई। In the first place, such a right is always right to money and generally, though not always, to a liquidated sum of money. Secondly, it does not arise from any agreement। अगर वो agreement होता तो वो तो सिर्फ contract हो जाता, quasi क्यों होता, of the parties concerned, but it is imposed by law and it is right which is available not against all world, it is against a particular person। वापस आ गए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को और झगड़ा कर रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। द इसेंशियल्स ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में द इसेंशियल्स ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट एंड इट इज क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये दो डिफरेंस होते हैं। अब हमने बोला जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टेस्ट में भी पूछा था कि क्या होता है केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, रोटी कपड़ा मकान, अगर नेसेसिटी सप्लाई करी है तो आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना दोगे। हमने इसका रेफरेंस माइनर वाले प्रोविजन में भी पढ़ लिया है। उसको नेसेसिटी दी है तो आप क्या कर दोगे, उसको लायबल कर दोगे इवन इफ कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं है। तो सेक्शन 68 बोलता है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, the person who has such furnish entitled to reimburse from the property। वापस से बोल रहा हूं, इसको दिया इसने नेसेसरीज कितने लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। प्रॉपर्टी कितनी है, 1,20,000 की। क्या 2 लाख मांग सकता है, नहीं। कितना दे पाएंगे, 1,20,000 दे पाएंगे, एक्सेस देने का जरूरत नहीं है। सप्लायर मस्ट प्रूव, मतलब जिसने नेसेसिटी दी है उसको प्रूफ करना पड़ेगा गुड्स वर सप्लाइड टू अ माइनर और अ लूनेटिक एंड दे वर सूटेबल टू हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट, और जब चाहिए था जब हमने दे दिया है। सबसे पहले डीम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, रोटी कपड़ा
और मकान। फिर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग है और लीगली बाउंड टू सपोर्ट होना चाहिए, नेसेसरी सूटेड होना चाहिए और प्रूफ करना है जिसने सप्लाई किया है उसको। फिर उसके बाद आ जाता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अपन ने जमीन ली थी, उस पे कोई टैक्स ड्यूज थे, अगर वो ब्लॉक हो जाती तो मैं अपना खेती नहीं कर पाता, तो मैं मेरा उसमें क्या था, इंटरेस्ट था। मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं थी फिर भी पेमेंट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बट जिसके पास ओरिजिनल ऑब्लिगेशन थी उससे मैं पैसे ले सकता हूं क्या? हाँ। तो ये इसमें बोल रहा है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जमींदार लोग होते हैं जिनका बहुत सारा जमीन होता है, इसने ये बंदे को दे दिया अपनी फार्मिंग के लिए, बट इसने क्या दिए, टैक्स ड्यूज नहीं दिए थे। टैक्स ड्यूज नहीं दिए थे, जब इसने टैक्स ड्यूज नहीं दिए और अथॉरिटीज इसके पास आ गई और इसने पेमेंट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड था काय में, ये लैंड में इंटरेस्टेड था, काय में, ये लैंड में, बट ऑब्लिगेशन किसकी थी, इसकी। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ होगा ना, फिर भी ये उससे रिकवर कर सकता है। चलो ध्यान दो। फिर आ गया हमारा where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do gratuitously and such other person enjoys the benefit thereof, the later is bound to pay compensation to the former in respect of to restore the thing एनीथिंग। अब इसमें एग्जांपल था वो सैलरी वाला, वो सैलरी पे था बट उसको हमने हटा दिए थे, वो केस लॉ भी आएगा आगे, और वो बाद में आया कुछ किया नहीं, फिर हमने बोलता उसको रिस्टोरेशन देना पड़ेगा। और प्लेंटिव मस्ट प्रूव डन द एक्ट और डिलीवर्ड लॉफुली नॉट सो ग्रेचुअली एंड अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट। फिर आ गया ऑब्लिगेशन ऑफ एंजॉयिंग अ बेनिफिट और ग्रेचुइटी एक्ट जो अभी अपन ने किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फिर इसमें बहुत अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडी बना के देते हैं, गुड्स मिला है क्या कॉजी होगा है। इसमें जो अपन ने पढ़ा ऑब्लिगेशन वाला, उसमें एक बार पढ़ लें, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें के अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन एंड अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया। अब जब रिटायरमेंट का ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट उसने क्या ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया, मतलब वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ही वाज रीइंस्टेटेड एंड वाज पेड सैलरी बट वाज गिवन नो वर्क। To the meantime, government went on appeal. Up the appeal was decided in the favor of government and K was directed to return the salaried pay because he has enjoyed the benefits. फिर बोलता है a person who has find goods belonging to another and takes them into his custody subject to the responsibility if he were a बेली। इसको बेली का जो ट्रीटमेंट है वो देना पड़ता है। वो बोलते हैं thus a finder of lost goods has to take proper care the property as man of ordinary prudence take, no right to appropriate the goods and to restore the goods if the owner is found। अब मैं बताता हूं, इसके पास पूरा राइट रहता है अगेंस्ट सभी का, बस ओरिजिनल ओनर को छोड़ के। ओरिजिनल ओनर रहेगा तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल तो शॉपकीपर के पास अंगूठी दे देता है, बाद में वो लेने जाता है तो शॉपकीपर बोलता है तेरी नहीं है, बट उसके पास राइट है, वो ले सकता है। वापस बोल रहा हूं, टू फाइंडर ऑफ द गुड्स टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंस। आप लोग बाकी बच्चों से अलग कब होंगे, जब आप लिखोगे ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक, आप लिखोगे तभी होगा। सब लिख के आएंगे प्रॉपर केयर प्रॉपर केयर प्रॉपर केयर, आपको क्या लिखना है, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी prudence, no right to appropriate the goods and to restore the goods if the owner is found। यहाँ पे वो बोलेंगे to give the goods, आपको क्या लिखना है, to restore the goods। और जब पता है कॉन्फिडेंट से आपने लिखा है वो वर्ड तो उसको अंडरलाइन भी करना। कुछ कुछ बच्चों ने 5वीं टेस्ट में अंडरलाइन करना सीखा है, किसने पहली दूसरी तीसरी में अच्छे से लिखे है बट अंडरलाइन नहीं किए थे। ठीक है, हॉलिंस वर्सेस होलर के केस में एच पिक्ड अपॉन अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप्स एंड हैंडेड ओवर द सेम टू एफ to keep till the owner was found। In spite of the best efforts the true owner could not trace after the lapse of the sum H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond। F refused to do so। F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods except, और सभी के फेवर में except the true owner। A person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay the goods or return it। अगर आपने गलती से कहीं पे पेमेंट कर दिया तो उसको पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर कुछ कुछ केस थे वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिए। शिव प्रसाद वर्सेस शिरीष चंद्र में बोला है एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक इज
रिकवरेबल, भैया गलती से कोई भी डिलीवरी हो गई, कहीं कुछ पहुंचाने थे कहीं और पहुंचा दिए, तो उसको रिकवर तो अपन कर ही सकते हैं। सेल्स टैक्स ऑफिसर्स वर्सेस कन्हैया लाल बोलता है पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर मिस्टेकन बिलीव और बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। सेठ खंजेलक वर्सेस नेशनल खानजेलक वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में बोला है सिमिलरली एनी मनी पेड बाय कोर्शन इज ऑल्सो, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था कि कोर्शन में आया तो हमको रिकवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है The word coercion is not necessarily governed by section 15. The word is interpreted to mean oppression, extortion और such other means। बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डायरेक्ट कोर्शन में उससे इंटरप्रेट मत करना जहां पे भी आपको लग रहा है कि उस पर जबरदस्ती कर दी गई, ऑपरेशन कर दी गया, तो आप कर सकते हो। त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोला इन केस वेयर टी वाज ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट इन अ ट्रेन car and on checking he was asked to pay 5 as penalty to compound transaction. T Wildlife fought against the corporation for recovery on the ground that it was extorted by from him. The suit was declared in his favor। आपको लगा सर 5 ही रुपए तो मांगे हैं, बट ये कब मांगे होंगे, बहुत पहले, जो 5 रुपए वो हिसाब से बहुत ज्यादा होते होंगे। ठीक है, इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना खत्म हो जाता है। रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना खत्म हो जाता है। देखो बच्चों, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा चैप्टर अगर आप देखोगे तो अपन ने 4, 4.5, 5 घंटे में कर दिया है। आई एम ट्राइंग कि मैं ऑनलाइन तो डालने ही वाला हूँ। ठीक है, इसमें अब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके साइड से रिवीजन, वापस रिविजिट कर रहा हूं। अगर आप रिवीजन खुद से नहीं करोगे तो ऑल दीज थिंग्स विल मेक नो सेंस। एक और चीज, अब अपना नेक्स्ट सेशन कुछ दिनों बाद होने वाला है। ठीक है, ये जब कुछ दिनों बाद आएंगे तब तक मुझे कहीं पे कुछ चीजें यूज होगी, इसलिए अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे तो सबसे पहला पेज, सबसे लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में हो रहा कि सबसे पहले पेज में कुछ जगह दी गई थी, ठीक है, कलरफुल अंडरलाइन करके उसको अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में भरो और फोटो वोटो खींचो अगर पसंद आ रहे होंगे तो। अगर टीचर जैसा ज्ञान देने का मन कर रहा है कि सर अपन ऐसा भी कर सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो, वो भी लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब एक अपना ना होगा पार्टनरशिप और होगा LLP। ठीक है, वो अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा ग्रुप में कब। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम कुछ दिनों बाद। बाय बाय, टेक केयर।